इज नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चा मैक्रो की लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करी थी हमारी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग। देखो इस यूनिट के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर्स हमारे पास में है, मनी एंड बैंकिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 5 मनी कंप्लीट करा था काफी डिटेल में वन शॉट के अंदर। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे काफी डिटेल में। प्लस देखो मैंने पहले भी बताया है, इको के लिए मोस्टली स्कूल्स में 2 ही बुक्स चलती है, एक है टी.आर. जैन वी.के. ओरी, दूसरी है संदीप गर्ग। तो अगर आप संदीप गर्ग से पढ़ना चाहते हो देन दिस ईयर प्लेलिस्ट इज फॉर यू। आप सेशन 25-26 की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज के अंदर मैं आपको हर चैप्टर काफी डिटेल में वन शॉट के अंदर करा रही हूँ। नेशनल इनकम हम लोगों ने हर चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करा है। आज यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्लस आपकी बुक के अंदर जो बैक के अंदर पावर बूस्टर्स गिवन है हर चैप्टर के, वो भी हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। अगर आपके स्कूल में टी.आर. जैन चलती है तो बच्चा इस चैनल पर आपको टी.आर. जैन की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। आप सेशन 24-25 वाली प्लेलिस्ट चेक करना, एक बार मेरे कहने पर प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करना। टी.आर. जैन की सेपरेट प्लेलिस्ट है, उससे भी मैंने काफी डिटेल में पूरा सिलेबस अपलोड कर रखा है, मैक्रो का भी, इंडियन इको का भी। तो देखो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। क्या नाम है चैप्टर का? बैंकिंग। चैप्टर की शुरुआत होती है कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। देखो हमारा ये जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम है ना हमारे देश का, हर देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम का एक पापा होता है। कौन होता है? पापा होता है। हर देश का क्या होता है बेटा? एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक मतलब एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा, जो सारे के सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। तो हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, यानी कि कौन होता है? पापा होता है। जैसे यूके का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापान का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ जापान, यूएसए का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व सिस्टम। इसी तरह से हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो तो भैया पापा जी हैं। अब देखो इस आरबीआई के अंडर बहुत सारे बैंक्स आते हैं। हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, मैंने कहा एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, यस बैंक है, देना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो बहुत सारे जो बैंक्स है, इन बैंक्स को बोला जाता है कमर्शियल बैंक्स। क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक्स। इन कमर्शियल बैंक्स का क्या काम है? मैंने कहा ये कौन है? ये है आप, मैं, हम लोग बोले तो ये है जनरल पब्लिक। अब देखो हमारे पास में जब सरप्लस पैसा होता है, आजकल हम लोग घर में उतना कैश नहीं रखते, हम हमारा पैसा कहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं? एसबीआई में, पीएनबी में, एचडीएफसी में, एक्सिस बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो कमर्शियल बैंक्स का काम है जनरल पब्लिक के जो डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना कि हम हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स में जमा करा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। सो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? जनरल पब्लिक के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। वहीं बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है, कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, एजुकेशनल लोन लेना है, घर में कोई शादी है उसके लिए लोन लेना है। तो यही कमर्शियल बैंक्स जनरल पब्लिक को, आपको मुझको क्या देते हैं? लोन्स एंड एडवांसेस भी देते हैं। तो समझ में आ गया होगा कमर्शियल बैंक्स क्या है। कमर्शियल बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मैम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों? क्योंकि भैया ये पैसे में डील कर रहे हैं, जो जनरल पब्लिक के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। जनरल पब्लिक यहाँ पर अपना पैसा जमा करा सकती है, और जो जनरल पब्लिक को लोन देते हैं, कार लोन है, होम लोन है, एजुकेशनल लोन है, फलाना लोन है। सो कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पापा कौन है? सेंट्रल बैंक। पापा की बात नहीं कर रहे, पापा की बात बाद में करेंगे। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, एंड एडवांसेस लोन फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। लोन देते हैं कंजम्पशन के लिए भी। गाड़ी अगर हम खरीद रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, कंजम्पशन पर्पस है। बहुत सारी फर्म्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्हें अलग अलग प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना होता है, वो भी कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। वो लोन हो गया कि लोन दिया गया है इन्वेस्टमेंट के लिए।
प्लस ये जो कमर्शियल बैंक है बेटा जी, ये समाज सेवा के लिए नहीं बैठे, इनका काम है प्रॉफिट कमाना, इनका एम है प्रॉफिट्स अर्न करना। कैसे करते हैं वो मैं अभी बताऊंगी। अभी के लिए समझ में आ गया कमर्शियल बैंक्स क्या है। सो HDFC, ICICI, यस बैंक, देना बैंक, SBI, PNB, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं। देखो मैंने कहा ये एक कमर्शियल बैंक है, SBI ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये हो आप, यानी कि जनरल पब्लिक। देखो जब हम बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, जैसे मोस्टली हम लोगों ने देखा है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उससे पहले लोग इतना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट नहीं कराते थे। डीमोनेटाइजेशन हुआ, 1500 के नोट बंद हुए, ज्यादातर लोग अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवाने लग गए, तो हम बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक हमें क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है डिपॉजिट रेट। क्या बोला जाता है? डिपॉजिट रेट। आपकी बुक के अंदर बोरोइंग रेट भी लिखा हुआ है, लेकिन सुनने में ज्यादा अच्छा डिपॉजिट रेट लगता है, समझ में भी आता है। समझ में आया? वही क्या होता है, मैंने कहा दोबारा से, ये SBI है और ये कौन है? हमारी जनरल पब्लिक है। जब हम बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक हमें क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है डिपॉजिट रेट। वहीं जब हमको लोन की जरूरत है, घर लेना है, लोन लेना है, तो हम बैंक से लोन तो ले लेते हैं। इस सिचुएशन में हमें बैंक को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है लैंडिंग रेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है लैंडिंग रेट। अब देखो बैंक बहुत शाणे होते हैं, इनमें बहुत दिमाग है। ये जब हमारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट कम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ इंटरेस्ट दिया जा रहा है 4%, लेकिन जब ये बैंक्स हमें लोन देते हैं तो हमसे इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। ये हमसे इंटरेस्ट ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 10%। तो ये जो डिफरेंस है ना 6% का, ये जो डिफरेंस है ना 6% का, कि बैंक इंटरेस्ट ले ज्यादा रहे हैं, दे कम रहे हैं, ये जो 6% का डिफरेंस आ रहा है, यही क्या होता है? बैंक्स का प्रॉफिट होता है। यही बैंक्स के प्रॉफिट हैं। इस प्रॉफिट को बोला जाता है स्प्रेड। इस डिफरेंस का नाम है स्प्रेड। समझ में आ गई मेरी बात? सो द रेट एट विच बैंक्स लैंड मनी, उस रेट पर जिस पर बैंक्स पैसा लैंड कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, उस इंटरेस्ट की रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडिंग रेट। वहीं जब कमर्शियल बैंक्स आम जनता के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं तो वो आम जनता को इंटरेस्ट देते हैं, जिस इंटरेस्ट की रेट को डिपॉजिट रेट या फिर बोरोइंग रेट बोला जाता है। डिपॉजिट रेट सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों का डिफरेंस बैंक्स का प्रॉफिट है, जिसे बोला जाता है स्प्रेड। चमकता है बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे देश में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे LIC है, LIC भी पैसों में डील करता है, जैसे पोस्ट ऑफिसेज है, वो भी पैसों में डील करते हैं। लेकिन हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वो इंस्टीट्यूशंस जो पैसों में डील कर रहे हैं, लेकिन हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता बेटा। बैंक होने के लिए 2 फंक्शंस परफॉर्म करना जरूरी है। दोनों फंक्शंस परफॉर्म करने जरूरी है। आप एक कर रहे हो, एक नहीं कर रहे, तो आप बैंक नहीं बनोगे। अगर आपको बैंक बनना है देन यू हैव टू परफॉर्म 2 फंक्शंस। मैम कौन कौन से? पहला है एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट्स, कि आप जनता का पैसा जो है, जनता के जो डिपॉजिट्स हैं, उन डिपॉजिट्स को क्या करो? एक्सेप्ट करो। प्लस इस पैसे को जनता कभी भी निकलवा सकती है डिमांड करके। हम जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, हमारे सेविंग अकाउंट्स हैं, हमारे करंट अकाउंट डिपॉजिट्स वगैरह हैं, उस पैसे को हम कभी भी निकलवा सकते हैं। हम चेक इशू करके उस पैसे को निकलवा सकते हैं। पापा चेक इशू करते हैं, स्कूल की फी पे कर देते हैं, चेक इशू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हैं। तो हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करें, वो भी कैसे? चेकेबल डिपॉजिट्स, कि उस पैसे को हम कभी चेक इशू करके निकलवा सकते हैं, ATMs वगैरह से निकलवा सकते हैं। दूसरा है हमें लोन भी दे। अगर ये दोनों काम कर रहे हैं, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या बनते हैं? बैंक बनते हैं। ठीक है मैम, समझ में आता है। मैम एक एग्जांपल भी दे दो। मैंने कहा LIC की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लेकिन बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा LIC आपको लोन तो दे देगा, LIC आपको लोन तो दे देगा, लेकिन LIC आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता है। आप बोलोगे मैम LIC कराते हैं ना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं ना। बेटा उन डिपॉजिट्स को आप चेक इशू करके नहीं निकलवा सकते, आप उन डिपॉजिट्स को अपनी डिमांड पर नहीं निकलवा सकते, वो मैच्योरिटी पर ही आपको मिलेंगे। सो LIC लोन दे रहा है लेकिन डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, ये बैंक नहीं है।
पोस्ट ऑफिसेस की अगर हम बात करें तो बेटा पोस्ट ऑफिसेस डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिसेस डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। आप एक फॉर्म इशू करके, फॉर्म फिल करके उस पैसे को निकलवा भी सकते हो, लेकिन पोस्ट ऑफिसेस आपको कभी भी लोन्स ग्रांट नहीं करते, तो ये भी बैंक्स नहीं है। ठीक है भैया, यहां तक की कहानी एकदम अच्छे से क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखो आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हमें नहीं पढ़ने। फिर भी मैं मोटा मोटा ऊपर से आपको पूरा मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूं, इसके अंदर की थ्योरी में हम नहीं जा रहे क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। सो देखो कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस है उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक तो होते हैं प्राइमरी फंक्शंस, मतलब मेन फंक्शंस, एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस यानी कि बाद के फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस दो ये जो मैंने पीछे आपको बताए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक्स हमारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, हम हमारा पैसा जमा करवा सकते हैं, प्लस एडवांसिंग ऑफ लोन्स, जब हमें लोन की रिक्वायरमेंट है तो कमर्शियल बैंक्स हमें लोन भी देते हैं। अब जब हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं ना बच्चा, तो हमारे अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। एक तो होता है सेविंग डिपॉजिट्स, बहुत आराम से समझना, मैं अंदर थ्योरी में नहीं जा रही हूँ, फिर भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। एक होते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, फिर हम बात करते हैं एफडी होती है, आरडी होती है। सबसे पहले सेविंग डिपॉजिट्स की बात करते हैं। देखो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, अगर आपकी सैलरी आती है, या फिर हाउसवाइफ्स की अगर हम बात करें, उनके ज्यादातर सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं कि आप अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो और इस पैसे पर आपको एक ठीक है नॉमिनल सा इंटरेस्ट भी मिल जाता है। हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं जिस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, फॉर एग्जांपल बहुत कम 2.5% या 3% इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन यहां पर शर्त क्या है, आप एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, कितने अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उस पर कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल आप एक दिन में 5 ट्रांजेक्शन्स ही कर सकते हो, 10 ट्रांजेक्शन्स ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप एक दिन में 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं करते। सो वो हर बैंक की अपनी अपनी क्या होती है, एक लिमिट होती है। सो सेविंग डिपॉजिट्स क्या है, ज्यादातर हाउसवाइफ्स का होता है, सैलरीड लोगों का होता है कि आपने अपना पैसा जमा कराया, बहुत ही ठीक ठाक सा कम 2.5-3% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन कितने अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स करने हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करने हैं, उस पर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, लिमिट होती है। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी सेविंग डिपॉजिट्स की तरह ही होता है, लेकिन यहां पर आप एक दिन में कितने भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कितने भी अमाउंट के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ज्यादातर करंट अकाउंट किसका होता है, जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन का ज्यादातर कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, क्योंकि इन्हें एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने हैं। सो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस पर। अब यहां पर ये इतने सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सो जाहिर सी बात है इन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता। जो सेविंग डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट करंट अकाउंट डिपॉजिट्स पर नहीं मिलता। उल्टा बैंक इनसे एक चार्ज लेता है, एक सर्विस चार्ज लेता है, क्योंकि बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप एक दिन में कितने भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, उल्टा आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा बैंक्स को। ठीक है मैम, समझ में आया। थर्ड आता है हमारे पास में एफडी। देखो एफडी आप सब जानते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लमसम मतलब एक साथ बैंक के अंदर 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए 5 साल के अंदर, 5 साल के लिए। 5 इयर्स बाद में मैच्योरिटी पर आपको आपके 2 लाख तो मिलेंगे ही, साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसमें थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है, 7-8% इंटरेस्ट मिल जाता है। ये है फिक्स डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स। आरडी भी एफडी की तरह होता है, बस ये है एफडी में आप एक साथ सारा पैसा जमा कराते हो, आरडी में आप एक साथ सारा पैसा जमा नहीं करा रहे। आपने मान लो 5 साल के लिए एफडी कराई है, मतलब आरडी कराई है, तो 5 साल तक आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो। हर मंथ आपने 5,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए 5 साल तक। 5 साल पर मैच्योरिटी पर आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब एफडी में आपने एक साथ 2 लाख रुपए जमा करा दिए, आरडी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करा रहे हो, वही मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलेगा। एफडी आरडी के पैसे को आप चेक इशू करके नहीं निकलवा सकते। सेविंग डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स में जो पैसा है उसे आप चेक इशू करके निकलवा सकते हो। तो ये तो हो गए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सेकेंड है जब हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, कार लेनी है, घर लेनी है, कोई शादी वादी करनी है, एजुकेशन बच्चों की, उसके लिए बैंक्स हमें लोन भी देते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो इसमें भी अलग अलग है।
एक आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बहुत आसान सा है। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट के अंदर मान लो 1 लाख रुपीज है, अब कभी आपको मान लो 1,10,000 की जरूरत पड़ गई तो बेटा आप एक्स्ट्रा भी निकलवा सकते हो, 1 लाख है आप 1,10,000 भी निकलवा सकते हो। दिस इज ओवरड्राफ्ट, बट कितना निकलवाना है, एक सर्टेन लिमिट तक का ही आप निकलवा सकते हो। समझ में आया। फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये कॉमर्स वालों को पता होगा, ह्यूमैनिटीज वालों को नहीं पता, उनके लिए मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक स्टूडेंट है राहुल और ये मेरी एक स्टूडेंट है निकिता, ले लेते हैं। मैंने कहा राहुल ने निकिता को गुड सेल करे हैं कितने के, 5,000 रुपीज के, लेकिन निकिता बोल रही है अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें 3 महीने बाद में पेमेंट कर दूंगी। तो राहुल क्या बनाएगा, एक बिल बनाएगा। क्या बनाएगा, बिल बनाएगा। इस पर राहुल लिखेगा कि निकिता मैं तुम्हें 5,000 रुपीज के गुड सेल कर रहा हूं और तुम 3 मंथ्स बाद में मुझे क्या करोगी, पेमेंट करोगी, 3 मंथ्स बाद में पेमेंट करोगी। ये बिल किसको दिखाता है, निकिता को दिखाता है। निकिता इसको साइन कर देती है, मतलब एग्री कर जाती है कि 3 मंथ्स बाद में मैं पे कर दूंगी। साइन करके दोबारा राहुल को लौटा देती है। राहुल 3 मंथ्स बाद में निकिता को दिखाएगा, सी निकिता आई हैव बिल, यू हैव टू पे मी 5,000 रुपीज। दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं हम, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब कई बार ऐसा होता है कि भैया निकिता तो राहुल को 3 महीने बाद में पे करेगी, मान लो 15 दिन बाद में ही, गुड्स बेचने के 15 दिन बाद में ही राहुल को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है। निकिता तो भाई बाद में पे करेगी, 3 मंथ्स की बात हुई है। तो इस सिचुएशन में राहुल क्या करेगा, राहुल अपने बैंक जाएगा और वो बैंक के अंदर इस बिल को दे आएगा, बैंक के अंदर बिल को दे आएगा, बोलेगा भैया इस बिल को डिस्काउंट कर दो। डिस्काउंट कर दो मतलब ये बिल तुम रख लो 3 महीने, मतलब 15 दिन तो बीत चुके हैं, 2.5 मंथ्स बाद में जो निकिता है वो एक काम करेगी, आपको पेमेंट कर देगी, ये बिल आप निकिता को दिखा देना। मतलब राहुल को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। बैंक राहुल को पैसा दे देगा, वो 5,000 की बजाय मैंने कहा 4,800 देगा। 200 रुपए भैया बिल डिस्काउंट कर रहा है तो एक सर्विस चार्ज तो लेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस तो लेगा। तो उसने राहुल को 4,800 रुपीज दे दिए। अब ये बिल जो है 5,000 का वो बैंक के पास में है। सो अब निकिता राहुल को पेमेंट नहीं करेगी, वो 3 महीने बाद में किसको पेमेंट करेगी, वो बैंक को पेमेंट करेगी। तो ये जो राहुल करवा रहा है बैंक के साथ में, दिस इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बैंक्स ये फैसिलिटी भी देते हैं। बैंक्स एजेंट का काम भी करते हैं कि बैंक्स आपके बिहाफ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देंगे, आपके बिहाफ पर आपका टैक्स पे कर देंगे, आपको टैक्स कंसल्टेंसी दे देंगे। मान लो कोई इंसान है, उसकी विल है तो उसकी विल को संभाल के रखना, उस पर्सन की डेथ के बाद में उसकी विल को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करने का काम भी बैंक्स करते हैं। तो बैंक्स आपके लिए एक एजेंट का काम भी कर रहे हैं। और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, मतलब बैंक्स ये जो लॉकर फैसिलिटी वगैरह देते हैं, ये सब जनरल यूटिलिटी फंक्शन है। सो ये हो गए बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शन। सो सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीयूईटी के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक गिवन है, इसलिए मैंने कवर करा है। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, कि किस तरह से कमर्शियल बैंक्स पैसे से पैसा बनाते हैं। कमर्शियल बैंक्स मतलब हम पापा की बात नहीं कर रहे, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। ये कैसे पैसे से पैसा बनाते हैं। देखो मैंने कहा मेरा ही स्टूडेंट है राहुल। राहुल गया बैंक के अंदर और राहुल ने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करवाया। राहुल के पास में मान लो 1,000 रुपए हैं। राहुल गया और राहुल ने बैंक के अंदर जाके 1,000 रुपीज क्या करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए। समझ में आया। राहुल जो पैसा डिपॉजिट करवा रहा है, इन डिपॉजिट्स को बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स। क्या बोला जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट, क्योंकि ये राहुल की क्या है, सेविंग्स है। राहुल गया बैंक के अंदर, उसने जाकर 1,000 रुपए डिपॉजिट करवा दिए। इन डिपॉजिट्स को प्राइमरी डिपॉजिट्स बोला जाता है क्योंकि ये राहुल की क्या है, सेविंग्स है। ठीक है मैम। अब आप लोगों को इतनी बात तो पता है, 9th-10th में आप पढ़कर आए हो इको के अंदर एसएसटी में, कि बैंक्स में जो हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं वो सारा पैसा बैंक्स अपने पास में नहीं रखते। बैंक्स कुछ परसेंटेज अपने पास में रखते हैं ताकि भैया कभी राहुल आए तो राहुल को पे करना पड़ेगा, और बाकी का पैसा बैंक्स क्या कर देते हैं, दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं। समझ में आया। थोड़ा बहुत पैसा बैंक्स अपने पास में रखते हैं कि राहुल आएगा तो उसको देना पड़ेगा, बाकी का पैसा बैंक्स लोन पर दे देते हैं। अब आप बोलोगे मैम मान लो राहुल सारा पैसा लेने आ गया तो भैया बैंक्स का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितने भी डिपॉजिटर्स है वो एक ही दिन सारा पैसा निकलवाने तो नहीं आएंगे ना, सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक ही दिन तो अपना सारा पैसा निकलवाने नहीं आएंगे। सो बैंक्स ये एडजस्ट कर लेते हैं कि भैया अगर ये 1,000 रुपए निकलवाने आ भी गया तो दूसरे डिपॉजिट्स भी तो है, उनमें से निकाल कर दे दिया जाएगा। ठीक है भैया, इसने 1,000 रुपए डिपॉजिट करवाए तो मैंने क्या कहा, बैंक्स अपने पास में कुछ रिजर्व रखते हैं, बाकी का पैसा क्या करते हैं,
दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं। अब रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो इसकी एक अलग कहानी है, ध्यान से सुनना। एक होता है लीगल रिजर्व रेशियो। क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। इधर लिख देती हूं लीगल रिजर्व रेशियो, कि हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। अब इस लीगल रिजर्व रेशियो में भी दो चीजें आती हैं, एक होता है CRR और एक होता है SLR। CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो और SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बहुत ध्यान से समझना, हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज जो है कैश की फॉर्म में कहां रखवाना पड़ता है? अपने पापा के पास में, यानी कि RBI के पास में रखवाना पड़ता है। दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10% है, कि जितने भी डिपॉजिट्स है उसका 10% बैंक ने अपने पापा के पास में रखवाया है RBI के पास में इन अ फॉर्म ऑफ कैश। दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आया? नाम से समझ में आ रहा है, कैश रिजर्व रेशियो। वहीं SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज पापा के पास में नहीं बल्कि अपने ही पास में रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं। ये बैंक्स रख सकते हैं लिक्विड असेट्स की फॉर्म में। मैम लिक्विड असेट्स में क्या आ जाता है? लिक्विड असेट्स में कैश भी आ जाता है, लिक्विड असेट्स में गोल्ड भी आ जाता है, कि आप इन्हें तुरंत कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। लिक्विड असेट्स के अंदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं। सो हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने ही पास में एज अ रिजर्व रखना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स, यानी कि कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जैसे बिल्स वगैरह है, सरकारी बॉन्ड्स वगैरह है। दैट इज SLR। सो ये है लीगल रिजर्व रेशियो। सो ये क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। इसमें दोनों आते हैं और ये कौन डिसाइड करता है कि कितना कितना रखना है? ये पापा डिसाइड करते हैं, यानी कि RBI डिसाइड करता है। अब कुछ बुक्स में समझाने के लिए LRR लिख रखा है, लीगल रिजर्व रेशियो, तो उसमें SLR और CRR दोनों आ गया। कुछ बुक्स के अंदर सिर्फ CRR लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। CRR भी LRR है, वो भी एक लीगल रिजर्व रेशियो है, क्योंकि लीगली आपको रखना ही पड़ेगा। और SLR भी क्या है? एक लीगल रिजर्व रेशियो है। सो आप कुछ भी लिख सकते हो। सो मैंने बोला लीगल रिजर्व रेशियो जो है, मान लो दोनों को मिला के बोल रही हूँ या फिर मैं सिर्फ CRR की बात कर रही हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि रिजर्व आपको रखना है फॉर एग्जाम्पल 10% का। ये लीगल रिजर्व रेशियो है जो RBI ने बोला है कि भैया 10% आपको एज अ रिजर्व रखना है। तो यहां पर मैंने बोला लीगल रिजर्व्स, ठीक है। अभी तो हम कैश में लिख रहे हैं, बाकी मैंने बता दिया कितना है, 10% है। सो 10% बैंक्स अपने पास में रखेंगे। 1000 का 10% कितना होता है? 100 होता है। 100 बैंक्स ने अपने पास में एज अ रिजर्व रखा। लीगल रिजर्व कुल मिलाकर बैंक ने 100 रुपए रख दिए। बाकी का जो बचा हुआ है वो 900 बैंक्स क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों को लोन पर दे सकते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब ये मत बोलना मैम मान लो राहुल पूरा का पूरा 1000 एक साथ निकलवाने आ गया, तो कोई बात नहीं बच्चा। बैंक्स का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक ही दिन अपना सारा पैसा निकलवाने नहीं आएंगे, और अगर कोई आता है पूरा पैसा निकलवाता है तो बैंक के पास में बहुत सारे लोग हैं, वो उनके थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये 900 बैंक ने लोन पर दे दिए। किसको लोन पर दे दिए? मैंने कहा मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रियांशी। बैंक ने ये पैसा प्रियांशी को लोन पर दे दिया। अब बैंक्स क्या करते हैं, किसी को भी जब लोन पे दे रहे हैं तो कैश में नहीं देते। एक तो आप यहाँ पर दो अजम्पशंस लेकर चलना कि भैया जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना देश के अंदर, सारे ट्रांजैक्शंस सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के थ्रू हो रहे हैं। पैसा डिपॉजिट भी बैंक्स के अंदर होता है कि मान लो आप मुझे किसी कोर्स की फी पे कर रहे हो तो वो पैसा आप कैश में नहीं दे रहे, वो पैसा सीधे मेरे बैंक अकाउंट में जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट से कट के मेरे बैंक अकाउंट में आया। सारे ट्रांजैक्शंस बैंक्स के थ्रू हो रहे हैं, यानी कि पैसा डिपॉजिट भी बैंक में हो रहा है और जो पेमेंट करी जा रही है वो भी चेक के थ्रू करी जा रही है। जैसे आपको स्कूल की फी पे करनी है, आपने चेक के थ्रू पेमेंट करी, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, स्कूल के अकाउंट में पैसा चले गया। एक अजम्पशन तो ये है कि सारा काम बैंक्स के थ्रू हो रहा है। दूसरा अजम्पशन आप ये मान के चलो, जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो SBI है, चाहे वो PNB है, सारे कमर्शियल बैंक्स की मैं बात कर रही हूँ, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, चाहे वो SBI है, PNB है, येस बैंक है, देना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कुछ भी है, सारे बैंक्स एक है। एंटायर कमर्शियल बैंक्स क्या है, एक यूनिट है, सब बैंक्स एक ही हैं। तो मैंने कहा प्रियांशी पैसे लेने आई, जाहिर सी बात है बैंक ने प्रियांशी को हाथ में कैश
नहीं दिया। प्रियांशी बैंक में पैसा लेने आई है क्योंकि उसका बैंक के अंदर अकाउंट है। तो बैंक ने क्या करा, प्रियांशी के अकाउंट में सिर्फ एक क्रेडिट एंट्री पास कर दी कि प्रियांशी आपके अकाउंट में 900 रुपए क्या हो गए हैं, क्रेडिट हो गए हैं। मतलब बैंक ने इस तरह से प्रियांशी को हाथ में कैश नहीं दिया, बल्कि प्रियांशी के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री पास कर दी। प्रियांशी को मोबाइल पर मैसेज आ गया कि या मेरे अकाउंट में 900 रुपए क्या हो गए हैं, क्रेडिट हो गए हैं। क्रेडिट हो गए मतलब मेरे अकाउंट में 900 रुपए आ गए। अगेन ये पैसा गया तो बैंक के पास में ही है, ये है तो बैंक के डिपॉजिट्स ही ना, कि प्रियांशी को जब मन करेगा वो चेक के थ्रू जितना निकलवाना है निकलवाती रहेगी। या फिर ये समझो कि प्रियांशी ने पूरे के पूरे मान लो 900 निकलवा लिए और उसको 900 की मिठाई खानी है, तो वो मिठाई वाले को ये 900 रुपए देकर आ गई। अब प्रियांशी के अकाउंट से 900 रुपए गए, लेकिन मिठाई वाले के अकाउंट में 900 रुपए चले गए, और सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स क्या हैं, एक हैं। तो पैसा अल्टीमेटली आ तो बैंक्स के पास में ही रहा है ना, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शंस चेक्स के थ्रू हो रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शंस बैंक्स के थ्रू हो रहे हैं। मिठाई वाले के अकाउंट में पैसा गया, मतलब ये 900 रुपए आ तो बैंक के पास में ही रहे हैं, बैंक के डिपॉजिट्स क्रिएट हो गए। तो कैसे भी ले लो कि भैया प्रियांशी के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री पास हो गई, ये बैंक के क्या है, डिपॉजिट्स है। प्रियांशी 900 खर्च भी कर देती है तो भी अल्टीमेटली वो किसी और के अकाउंट में गए, पैसा तो बैंकों में ही आ रहा है, सारे बैंक एक हैं। तो इस तरह से राउंड 2 में डिपॉजिट्स हो गए 900 के। ठीक है मैम, समझ में आ गया। तो ये लोन देकर जो डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं बेटा, इन डिपॉजिट्स को बोला जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या कहते हैं बच्चा, इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। लोन देकर जो डिपॉजिट्स क्रिएट हुए हैं उस डिपॉजिट को सेकेंडरी डिपॉजिट बोला जाता है। अगेन 900 का 10%, लीगल रिजर्व रेशियो कितना है, 10% है। CRR SLR मिला के, अगर आपकी बुक में CRR लिखा है तो सिर्फ CRR को लेकर समझ लो, SLR लिखा है SLR को लेकर समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि इतना रिजर्व रखना है, ठीक है। अगेन 10%, 900 का 10% मतलब 90 रिजर्व के तौर पर बैंक ने अपने पास में रखा, और बाकी का 810 किसी और को लैंड कर दिया। इस बार लैंड कर दिया मान लो अर्चित को। अब अर्चित को लैंड करा मतलब अगेन अर्चित के अकाउंट में एक क्रेडिट एंट्री पास कर दी कि अर्चित के अकाउंट में 810 रुपए क्या हो गए हैं, क्रेडिट हो गए हैं। ठीक है भैया, अर्चित को जब जितनी रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकलवाता रहेगा। बैंक ने 10% रिजर्व रख लिया। मान लो अर्चित ने सारा निकलवा लिया, चलो है ना, आपको ईज करने के लिए। सो ये 810 रुपीज की अर्चित ने बुक्स खरीदी हैं। बुक्स खरीदी, अर्चित के अकाउंट से पैसा गया और बुक सेलर के अकाउंट में पैसा चले गया, जो भी दुकान वाला है उसके अकाउंट में पैसा गया। तो अल्टीमेटली 810 रुपए दोबारा बैंक्स के पास में आ गए। सो ये 900, 810 ये क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स है, जो पैसा लोन से क्रिएट हो रहा है। 1000 रुपए जो राहुल ने डिपॉजिट करवाए थे वो बैंक, राहुल की क्या थी, सेविंग्स थी। लेकिन ये 900, ये 810 ये सेविंग्स नहीं है, ये क्या है, बोरोइंग्स है। ये क्या है, बोरोइंग्स है। ये 900 प्रियांशी ने बोरो करे थे, 810 अर्चित ने बोरो करे। अगेन बैंक जो है वो 10% अपने पास में रिजर्व रखेगा, बाकी का पैसा लोन पर दे देगा, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाता है। मैम ये प्रोसेस कब तक चलता है, ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ये जो लीगल रिजर्व्स है या फिर कैश रिजर्व्स भी आप बोल सकते हो, इन कैश रिजर्व्स का जो टोटल है बच्चा, वो टोटल इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर ना हो जाए। इनिशियल डिपॉजिट्स मतलब प्राइमरी डिपॉजिट्स के बराबर ना हो जाए। जब ये लीगल रिजर्व्स कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, यानी कि इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स के बराबर हो जाएंगे, तब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब मैम ये वाला अमाउंट कैसे निकाले, ये वाला अमाउंट कैसे निकाले, तो वो अभी मैं टेबल के साथ में एक्सप्लेन कर रही हूं। आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया कि कमर्शियल बैंक्स पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। आगे मैं बता रही हूँ फॉर्मूलाज के थ्रू। अब समझते जाओ कि लिखकर कैसे आना है। कभी भी अगर कमर्शियल बैंक्स पैसा कैसे क्रिएट करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। शुरुआत आपको करनी है अजम्पशंस के साथ में। 2 अजम्पशंस क्या है, एंटायर कमर्शियल बैंकिंग इज 1 यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक्स। सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स क्या हैं, एक ही यूनिट है जिसे हम बैंक्स के नाम से जानते हैं। SBI, देना बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB सब क्या है, एक ही हैं। All the transactions take place through bank only. All payments are made through check. सारे पेमेंट्स चेक से हो रहे हैं कि भैया स्कूल की फी पापा ने चेक से पे कर दी, पापा के अकाउंट में पैसा हटा और स्कूल के अकाउंट में पैसा गया। All receipts are deposited in the bank. सारा पैसा कहां पर आ रहा है, बैंक्स के अंदर आ रहा है। समझ में आ गए दोनों assumptions। अब देखो होता क्या है, बैंक्स रिसीव कैश डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल। जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर राहुल ने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया था, राहुल ने कराया था, राहुल ने पैसा डिपॉजिट करवाया था, उन्हें हम इनिशियल डिपॉजिट्स बोलते हैं या फिर प्राइमरी डिपॉजिट्स बोलते हैं।
और ये राहुल की क्या थी बेटा, सेविंग्स थी। राहुल ने आगे से पैसा डिपॉजिट करवाया था, प्राइमरी और इनिशियल डिपॉजिट्स, याद रहेगा। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर बैंक्स टू कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व। लीगली बैंक्स के लिए जरूरी है, इसीलिए इसका नाम था लीगल रिजर्व रेशियो, कि वो अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शन एज अ रिजर्व रखें। और ये कौन डिसाइड करता है, ये आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना रखना है, लीगल रिजर्व रेशियो कितना होना चाहिए। लीगली बैंक्स बाउंड हैं कि उन्हें रखना ही पड़ेगा, इसीलिए इसे हम लीगल रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो आरआरआर, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी बोलते हैं। इसमें हमारा सीआरआर भी आ जाता है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, बैंक के डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज जो बैंक्स अपने पापा आरबीआई के पास में रखवाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कैश। ये सीआरआर भी एक तरह का लीगल रिजर्व है। और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने ही पास में रखते हैं लिक्विड एसेट्स यानी कि कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह की फॉर्म में, ये भी एक तरह का लीगल रिजर्व ही है। बैंक्स डू नॉट लैंड मनी इन अ फॉर्म ऑफ कैश, मैंने बताया कैश में तो नहीं दिया प्रियांशी को, कैश में तो नहीं दिया अर्चित को, बट मेक अ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर। बोरोवर के अकाउंट में एक क्रेडिट एंट्री पास हो गई, उसके मोबाइल में मैसेज आ गया कि उसके अकाउंट में इतना रुपया क्रेडिट हुआ है। ये क्रेडिट एंट्रीज क्या है, बैंक्स के सेकेंडरी डिपॉजिट्स, यानी कि लोन देकर जो डिपॉजिट्स क्रिएट हो रहे हैं 900 और 810 जो हमने देखा था, वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स है, जिसे हम डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। याद रखने वाली बात है। द बोरोवर्स कैन इशू चेक्स अगेंस्ट लोन्स इन देयर अकाउंट। जो पैसा बोरोवर्स ने लिया है, लोन लिया है, जो उनके अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, प्रियांशी के अकाउंट में 900 है, अर्चित के अकाउंट में 810 है, उसे वो कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा भी निकलवा सकते हैं, पूरा चाहे तो पूरा भी निकलवा सकते हैं, उनकी इच्छा है। बैंक कैश में नहीं दे रहा है आपको लोन। यही प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स को जब हम प्लस करते हैं बच्चा, तो ये बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स है। क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स है। मैम डिमांड डिपॉजिट्स क्यों है वो बताओ। देखो बेटा, ये वो पैसा है, ये वो पैसा है जिसे ये लोग कभी भी डिमांड करके निकलवा सकते हैं। राहुल कभी भी चेक इशू करके इस पैसे को निकलवा सकता है, अर्चित प्रियांशी कभी भी चेक इशू करके इस पैसे को निकलवा सकते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स दोनों, प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स दोनों ही क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब वो पैसा जो लोगों के सेविंग डिपॉजिट्स के अंदर है, जो लोगों के करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के अंदर है, जिसे लोग कभी भी चेक इशू करके या फिर एटीएम्स वगैरह के थ्रू निकलवा सकते हैं। ऑल दीज डिपॉजिट सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई पढ़ा था, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब था करेंसी विद द जनरल पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स। यही डिमांड डिपॉजिट्स किसका पार्ट है, मनी सप्लाई का पार्ट है। और ये जो बैंक्स पैसे से पैसा बनाते हैं ना, डिमांड डिपॉजिट्स, इसी को हम लोगों ने पढ़ा था, क्या बोला जाता है, बैंक मनी। बैंक जो पैसे से पैसा बना रहे हैं, बैंक के जो डिमांड डिपॉजिट्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक money. Commercial banks can create secondary deposits by way of loans many times more than their cash reserve. 10% का रिजर्व रखकर 90% लोन पर दे देकर बैंक्स कई ज्यादा सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट कर रहे हैं। आप पीछे देखो कि भैया 10% रिजर्व रखा, 100 लोन क्रिएट करा, तो आप देख लो 1000 रुपए के डिपॉजिट से, 1000 रुपए के डिपॉजिट से 900 रुपए के डिपॉजिट्स क्रिएट हो गए, फिर 810 के डिपॉजिट्स क्रिएट हो गए। मतलब सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो हैं वो इनिशियल यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट से कई ज्यादा होते हैं। अभी देख लो 2 स्टेप्स हम लोगों ने करे हैं, 900 प्लस 810, कहीं ना कहीं 1000 से ज्यादा है ना। सो वही बैंक्स अपने पास में कैश रिजर्व्स रखकर कई ज्यादा सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट कर रहे हैं। सो सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर ऑलवेज मोर देन द प्राइमरी यानी कि इनिशियल डिपॉजिट्स। चमकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आता है कि बैंक्स पूरा पैसा एज अ रिजर्व अपने पास में क्यों नहीं रखते, सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स ही अपने पास में क्यों रखते हैं, 10% 20% ही क्यों रखते हैं, उन्हें पूरा रखना चाहिए ना अगर कोई कस्टमर लेने आ जाए तो। सो ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर कैप्ड एज कैश रिजर्व्स, क्योंकि बैंक्स का हिस्टोरिकल इतने साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक ही दिन एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर सारे के सारे डिपॉजिटर्स अपना पैसा निकलवाने नहीं आएंगे कैश के अंदर। और अगर थोड़े बहुत लोग आते भी हैं तो बैंक के पास में इतने सारे अकाउंट्स हैं, इतने सारे लोगों के डिपॉजिट्स हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। और तो और नए डिपॉजिट्स भी तो क्रिएट होते रहते हैं, आए दिन लोग बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। सो बैंक्स नो बाय देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस
that all the depositors would not come on the same day to withdraw all their money by way of cash and there is constant flow of new deposits into the bank. लोग अपने आए दिन बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, नए अकाउंट खुलते हैं। समझ में आ गई पूरी कहानी? अब देखो टेबल किस तरह से बनाकर आओगे। मैंने आपको समझाया था वही है कि मान लो इनिशियल डिपॉजिट्स, राहुल ने पैसा डिपॉजिट करवाया, आपने 4 कॉलम्स बनाए, एक राउंड्स का कॉलम है, एक डिपॉजिट्स का कॉलम है, लोन्स का कॉलम है, एक है कैश रिजर्व्स। लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, आप इसे LRR भी बोल सकते हो, आप CRR भी बोल सकते हो कि कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 20% है। कुछ बुक्स के अंदर SLR लिया ही नहीं, सिर्फ CRR लेकर एक्सप्लेन कर दिया, बैंक्स के डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज जो बैंक्स अपने पापा के पास में रखवा रहे हैं। उसके अलावा CRR SLR भी होता है, बट कुछ बुक्स में सिर्फ CRR ले रखा है। सो LRR 20% है, उसमें दोनों आ गए। कैश रिजर्व्स की बैंक्स इतना कैश रिजर्व रख रहे हैं, सिर्फ कैश रिजर्व्स बोलना भी गलत होगा, कैश रिजर्व्स भी है ये, इसके अंदर लिक्विड असेट्स की फॉर्म में जो रिजर्व्स है वो भी है। सो मान लो CRR 20% है तो बैंक्स इतना कैश रिजर्व रख रहे हैं अपने पास में। मैंने कहा इनिशियल डिपॉजिट्स राहुल ने 1000 रुपए जमा कराए, बैंक ने 20%, 10% हम लोगों ने लिया था, यहाँ पर 20% मान लो, तो 1000 का 20% कैसा होता है, 1000 इंटू 20%, ये कैंसिल हो गया, तो 200 क्या करा बैंक्स ने अपने पास में रिजर्व के तौर पर रख लिया। बाकी का 800 प्रियांशी को लैंड कर दिया। अब प्रियांशी ने वो पैसा, ऑब्वियसली बात है बैंक्स में ही डिपॉजिट है, वो पैसा कैश में नहीं दिया था, तो और डिपॉजिट्स क्रिएट हो गए 800। फिर बैंक ने 20% रिजर्व के तौर पर रखा, 640 अर्चित को दे दिया। फिर अर्चित वाला पैसा भी क्या है, बैंक के डिपॉजिट है, बैंक ने 20% रखा और बाकी का पैसा निकिता को दे दिया। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। मैंने क्या बोला, कब तक चलेगा, जब तक ये जो कैश रिजर्व्स का टोटल होगा ना, ये टोटल हमारे प्राइमरी यानी कि इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर ना हो जाए। राहुल ने जो पैसा डिपॉजिट करवाया था दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट जो राहुल की सेविंग्स है इसके बराबर ना हो जाए कैश रिजर्व्स का टोटल, तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। समझ में आ गई कहानी? अब बात ये आती है मैम ये वाला अमाउंट कैसे निकलेगा और ये वाला अमाउंट कैसे निकलेगा। तो देखो ये वाला अमाउंट कैसे निकलेगा वो मैं निकालना सिखा रही हूं। ये वाला अमाउंट देखा जाए तो क्या है, इसे हम डिमांड डिपॉजिट्स बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं टोटल क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोल सकते हैं, टोटल क्रेडिट क्रिएशन, या फिर मैं बोल सकती हूं टोटल डिमांड डिपॉजिट्स। ध्यान से समझना, इस पैसे को हम लोग टोटल क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हैं, क्रेडिट मतलब उधार देकर पैसे से पैसा बनाना, या फिर इसे हम टोटल डिमांड डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स के टोटल को क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट्स। बताया था मैंने कि लोग इस पैसे को डिमांड करके चेक्स के थ्रू निकलवा सकते हैं। सो टोटल क्रेडिट क्रिएशन, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/LRR इंटू, अब देखो चाहूं तो मैं यहां पर कैश रिजर्व्स लिख दूं, चाहूं तो मैं इनिशियल डिपॉजिट्स लिख दूं, क्योंकि एक ही बात है, इनिशियल डिपॉजिट्स और कैश रिजर्व्स का जो टोटल है वो बराबर होता है। कुछ भी लिख सकती हूं, तो ये डिपेंड करता है आपके पास में क्वेश्चन में गिवन क्या है, 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। कई बार LRR की जगह पर क्वेश्चन में अगर CRR लिखा हुआ आ जाए तो आपको CRR लिख देना है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/LRR या फिर CRR कुछ भी बोल लो, कितना है 20% है, इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं 1000। अब मान लो क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट्स की जगह पर कैश रिजर्व्स लिखे हुए आ गए टोटल, तो बात तो वही है ना, समझ में आ जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट्स और कैश रिजर्व्स का टोटल दोनों सेम है, तो कंफ्यूज मत हो ना, बुक्स में अलग अलग फॉर्मूला है। 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स बोल सकते हो, 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स बोल सकते हो, 1/LRR इंटू कैश रिजर्व्स भी आप बोल सकते हो। सो 1/20% का जब साइन हटता है तो ऊपर 100 लग जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? बेसिक मैथ्स है कि भैया परसेंटेज का साइन हटाया, ऊपर 100 लग गया, ये इससे कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है। तो इस तरह से ये 5000 निकला है, और इस अमाउंट को क्या बोलते हैं, टोटल क्रेडिट क्रिएशन, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स आ गया। भैया 5000 ये है, 1000 कैश रिजर्व्स है, तो बचा हुआ 4000 क्या होगा, लोन पर दिया है वो टोटल अमाउंट। समझ में आया? सो डिमांड डिपॉजिट्स टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है 1/CRR, चाहो तो LRR लिख लो, इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। इसको भी आप चाहो तो अलग अलग बुक्स में कैश रिजर्व्स लिख रखा है वो भी लिख दो, चमकता है अच्छे से। आगे देखो, अब हम बात करते हैं हायर द CRR लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी।
देखो जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा आप रिजर्व्स रखोगे उतना कम आप पैसा क्रिएट कर पाओगे। अगर आप रिजर्व्स ज्यादा रखोगे तो आप पैसा कम क्रिएट कर पाओगे। अगर आप मान लो 20% की बजाय 30% रिजर्व रख रहे हो तो यहां पर आपको 300 रखना पड़ेगा। अब आप कितना लोन पर दे पाओगे? सिर्फ 700 रुपए ही लोन पर दे पाओगे। तो जितना ज्यादा CRR होगा, जितना ज्यादा कैश रिजर्व रेशियो होगा, लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी, आप उतना ही पैसा कम क्रिएट कर पाओगे। इसको आपको एग्जांपल देकर भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है कि मान लो एज इट इज ये लाइन गिवन है, बोलेगा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देकर इस क्वेश्चन को समझा दो। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं लेट्स CRR बी 10%। मान लो CRR 10% है एंड इनिशियल डिपॉजिट जो राहुल ने कराए थे वो कितने हैं? 1000 है। सो मैंने बोला टोटल डिमांड डिपॉजिट्स या फिर टोटल क्रेडिट क्रिएशन। सो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स अगर मैं निकलवा रही हूं तो 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स, यही है। 1/CRR परसेंटेज होता है तो ऊपर मैंने 100 लगा दिया, इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स कितने के हैं? 1000 के। ये कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है? 10,000। मतलब जब हमारा CRR 10% है तो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितने आ रहे हैं? 10,000 है। मैंने बोला मान लो अब जो CRR है वो कितना है? 20% है। सो 20% है तो आप करके देखो, 1/20 परसेंटेज है तो ऊपर 100, इनिशियल डिपॉजिट्स वही 1000, ये कैंसिल, 2 5 10, ये कितना आ रहा है? 5000। मतलब समझ में आया? जैसे ही CRR इंक्रीज हुआ 10 से 20% हुआ, बैंक्स ने जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करे वो 10,000 से सीधे 5,000 हो गए। मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशन है कि अगर CRR बढ़ रहा है या फिर लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ रहा है तो बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं वो अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम हो रही है। क्लियर है अच्छे से? प्राइमरी डिपॉजिट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वो कैश डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक्स के पास में जो लोग डिपॉजिट करवाते हैं, ये राहुल की सेविंग्स है। लेकिन बैंक्स इनसे जो लोन क्रिएट करते हैं वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स है। डिपॉजिट्स विच अराइज ड्यू टू लोन्स बाय द बैंक टू द पीपल, ये लोगों की बोरोइंग्स है, इन्हें हम डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। चाहे प्राइमरी डिपॉजिट्स हो चाहे सेकेंडरी डिपॉजिट्स हो, दोनों को प्लस कर दो, वो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स है। ये वो पैसा है जो लोग कभी भी चेक इशू करके या फिर ATM से निकलवा सकते हैं। ठीक है भाई, पूरी कहानी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसे आप डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हो, इसे आप मनी मल्टीप्लायर भी बोल सकते हो। क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। देखो होता क्या है, सबसे पहली बात तो इसे K से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? K से भी डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको पीछे टेबल से बताना चाहूं, 1000 रुपए के प्राइमरी डिपॉजिट से बैंक ने टोटल कितने डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिए? 5000 के डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिए। समझ में आई मेरी बात? सो 5000 अगर मैंने ऊपर लिखा अपॉन 1000 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। आगे टाइम्स लगा दो, 5 टाइम्स, मतलब 20% का लीगल रिजर्व रेशियो रखकर, 20% के लीगल रिजर्व्स रखकर बैंक्स जो हैं वो 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना पैसा बना रहे हैं। 1000 के डिपॉजिट्स रखकर उन्होंने टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिए 5000 के, मतलब 20% का लीगल रिजर्व्स रखकर बैंक्स ने 5 टाइम्स पैसा क्रिएट करा है। दिस 5 टाइम्स इज योर क्रेडिट मल्टीप्लायर, इट इज मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कि भैया इतना रिजर्व रखकर बैंक्स कितना टाइम्स पैसा बना रहे हैं। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम्स पैसा बनाया जा रहा है। द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब वो कितने डिपॉजिट्स क्रिएट कर रहे हैं, कितना पैसा क्रिएट कर रहे हैं पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व्स विद RBI। RBI के पास में कैश रिजर्व्स रखकर, ये तो अधूरी बात है RBI के पास में कैश रिजर्व्स रखकर, कायदे से RBI के पास में कैश रिजर्व्स रखकर, अपने पास में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व्स रखकर, इस तरह से रिजर्व्स रखकर कमर्शियल बैंक्स कितना टाइम्स पैसा बना रहे हैं, दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व्स विद द RBI, कि भैया RBI के पास में इतना रिजर्व्स रखवाकर, मान लो यहाँ पर SLR को कंसिडर ही नहीं करा तो कमर्शियल बैंक्स कितना पैसा बना रहे हैं, कितना टाइम्स पैसा बना रहे हैं। इसका आंसर में हमेशा आपको टाइम्स लगाना है आगे, टाइम्स मतलब कितना गुना पैसा बना रहे हैं, कितना ज्यादा, दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब CRR कौन फिक्स करता है? कैश रिजर्व रेशियो, RBI फिक्स करता है। सो कहीं ना कहीं क्रेडिट मल्टीप्लायर बता रहा है मैक्सिमम इतना मनी कमर्शियल बैंक्स क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते।
क्योंकि सीआरआर आरबीआई ने फिक्स कर दिया। आरबीआई ने मान लो सीआरआर फिक्स कर दिया है 20%, 20% फिक्स कर दिया है, तो आप कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो? क्रेडिट मल्टीप्लायर को मैंने बोला के से भी डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1/LRR। LRR गिवन है, LRR लिख दो, CRR गिवन है, CRR लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 1/20 परसेंटेज है, ऊपर आप 100 कर दोगे तो कितना आ रहा है ये 5 टाइम्स। मतलब समझ में आया कि अगर आप कैश रिजर्व्स या फिर लीगल रिजर्व रेशियो अगर 20% है तो 20% का रखकर आप कितना टाइम्स पैसा बना सकते हो? 5 टाइम्स पैसा बना सकते हो। इनिशियल डिपॉजिट्स का 5 टाइम्स, मतलब अगर इनिशियल डिपॉजिट्स 1000 है, 5 टाइम्स मतलब इंटू 5 कर दो, मतलब आपके जो टोटल डिपॉजिट्स है वो कितने के होंगे? 5000 के होंगे। सो सीआरआर आरबीआई फिक्स कर रहा है। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। इससे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स नहीं बना सकते। दैट कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट गिवन देयर कैश रिजर्व। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एलआरआर। ये क्रेडिट मल्टीप्लायर और एलआरआर का भी क्या है? इनवर्स रिलेशन है। मैम इनवर्स का मतलब क्या है? नेगेटिव रिलेशन है कि अगर एलआरआर बढ़ेगा तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कम होगा, एलआरआर कम होगा तो क्रेडिट मल्टीप्लायर बढ़ेगा। मैम बताओ, पहली बात तो क्रेडिट मल्टीप्लायर बोले तो डिपॉजिट और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद रखना 1/LRR। क्वेश्चन में याद रखना सीआरआर भी गिवन हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। सो फॉर्मूला क्या है? के अप इज इक्वल टू 1/LRR। मैंने बोला मान लो एलआरआर है हमारे पास में 10%, ठीक है, तो 1/10%, परसेंटेज है ऊपर 100 लगा दिया तो कितना आ रहा है? 10 टाइम्स। कितना आ रहा है? 10 टाइम्स। मैंने कहा मान लो एलआरआर है 5%, एलआरआर कम हो गया, ये 5 है, सो ऊपर 100 कर दिया हम लोगों ने परसेंटेज की जगह, कितना आ रहा है? 20 टाइम्स। मतलब समझ में आया ना? जैसे ही लीगल रिजर्व रेशियो कम हो रहा है आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर 10 टाइम्स से 20 टाइम्स हो गया, बढ़ गया। दोनों में उल्टा रिलेशन है, एक कम होगा तो दूसरा क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छे से चमकती है बातें, क्लियर है सब कुछ? फाइनली अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की। मैं इस पेज पे सारे फॉर्मूलाज लिख देती हूँ, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ। कमर्शियल बैंक्स का काम खत्म, देन हम लोग करेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूलाज की बात करते हैं बेटा। पहला फॉर्मूला क्रेडिट मल्टीप्लायर का ही ले लेते हैं, के इज इक्वल टू 1/LRR। अगर क्वेश्चन में CRR गिवन है सो 1/CRR। ठीक है मैम, पहली चीज क्लियर। सेकंड मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टोटल डिमांड डिपॉजिट्स। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स भी बोल सकते हो या फिर हम बोल सकते हैं टोटल क्रेडिट क्रिएशन, कि कितने टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स ने क्रिएट करे। 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। मैंने क्या बोला? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, LRR की जगह CRR भी आ सकता है, और इनिशियल डिपॉजिट्स और कैश रिजर्व्स का टोटल बराबर होता है तो इसकी जगह पर अगर क्वेश्चन में कैश रिजर्व्स गिवन है आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है मैम, ये भी समझ में आया। आगे देखो, अब आप एक फॉर्मूला से और भी फॉर्मूलाज बना सकते हो। यही टोटल डिमांड डिपॉजिट्स और टोटल क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मैं इधर लिखती हूं टोटल क्रेडिट क्रिएशन। बेटा 1/LRR का मतलब क्या होता है? 1/LRR को मैं चाहूं तो के भी बोल सकती हूं, तो इस 1/LRR की जगह पर मैंने के लिख दिया इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। ये फॉर्मूला भी हमारा बन सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन जो है वो आपसे इनिशियल डिपॉजिट्स पूछ लेता है, इनिशियल डिपॉजिट्स पूछ लेता है। इस सिचुएशन में आपके पास में टोटल क्रेडिट क्रिएशन भी गिवन होगा, मनी मल्टीप्लायर भी गिवन होगा। मान लो इनिशियल डिपॉजिट्स पूछ रहा है, तो अगर इनिशियल डिपॉजिट्स पूछा है तो इक्वल्स टू के अपोजिट साइड वाला ऊपर आ जाता है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन। इनिशियल डिपॉजिट पूछा है ना, और खुद के साथ वाला नीचे आ जाता है। ये फॉर्मूला आपने बना दिया। बेसिक मैथ्स में यहां पर लगा रही हूं। मान लो ये पूछा है, मनी मल्टीप्लायर पूछा है, के पूछा है, तो वही ऊपर वाला, अपोजिट वाला सॉरी, टोटल क्रेडिट क्रिएशन ऊपर आ गया, टोटल क्रेडिट क्रिएशन ऊपर आ गया, और इसके जो साथ वाला था वो नीचे आ गया। करेक्ट हो गया। सो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR यानी कि 1/CRR। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स।
आप इनिशियल डिपॉजिट्स की जगह पर कैश रिजर्व्स गिवन है वो भी लिख सकते हो। 1/LRR को हम के बोल सकते हैं मनी मल्टीप्लायर, तो फॉर्मूला बन गया के इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। इनिशियल डिपॉजिट्स निकालना है तो फॉर्मूला हो गया टोटल क्रेडिट क्रिएशन अपॉन मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर निकालना है तो फॉर्मूला हो गया टोटल क्रेडिट क्रिएशन अपॉन इनिशियल डिपॉजिट्स। आती है बातें समझ में? आगे देखो, अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स गिवन है मतलब इनिशियल डिपॉजिट्स, सीआरआर गिवन है, मैंने बोला था क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है। टोटल क्रेडिट दैट कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट, सो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कैसे निकालोगे? फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला में लिखा है वो आपको लिखना पड़ेगा। 1/CRR इनटू इनिशियल लिखा है, आप भी इनिशियल लिखो, प्राइमरी लिखा है आप भी प्राइमरी लिखो, इनटू प्राइमरी डिपॉजिट। समझ में आया? सो 1/12.5% इंटू 2000। अब देखो है क्या, परसेंटेज है तो ऑब्वियस ही बात है आप ऊपर 100 लगाओगे, फिर पॉइंट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो आपने एक जीरो और लगा दिया। सिंपल बेसिक मैथ्स आपको यहाँ पर लगानी है। सॉल्व कर दो, ये कितना आएगा हमारे पास में, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आ रहा है 1000 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 125, तो ये हमारे पास में आ गया 16,000। चमक गया अच्छे से? अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट इफ द टोटल डिपॉजिट्स इज क्रिएटेड बाय द बैंक्स आर 16,000 करोड़ एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 10%। इनिशियल डिपॉजिट्स निकालना है। मैंने क्या बोला था? टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? 1/लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट्स आपको फाइंड आउट करना है। आप अगर चाहो 1/LRR को सॉल्व कर आप इन्वेस्टमेंट मनी मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। सो 1/LRR, यही फॉर्मूला था ना मनी मल्टीप्लायर का, 10%, यही था। सो 1/10 100 हो गया, तो ये हमारे पास में कितना आ गया? 10 टाइम्स आ गया। थोड़ा सॉल्व करने में आसान होगा। सो टोटल डिपॉजिट्स 16,000, 1/LRR मैंने सॉल्व करा, उसकी जगह पर मनी मल्टीप्लायर आ गया 10 टाइम्स इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। इनिशियल डिपॉजिट्स निकालना है, सो ये हम लोगों ने ऊपर लिखा और साथ वाला हम लोगों ने नीचे रख दिया, तो ये आ रहा है 1600 करोड़। यूनिट गिवन है, आपको भी मेंशन करनी है। क्लियर हो गया? इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सपोज इन एन इकोनॉमी इनिशियल डिपॉजिट्स आर 500। ठीक है भैया, इनिशियल डिपॉजिट्स गिवन है 500। लेट टू टोटल क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। अच्छा, टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं? 10,000 करोड़। ठीक है भैया, निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर निकल सकता है। टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू 1/LRR को हम लोग के भी बोल सकते हैं, इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। तो टोटल डिपॉजिट्स कितना है? 10,000 इनटू मनी मल्टीप्लायर, सॉरी इनटू थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा? यहां पर हमारे पास में आएगा इक्वल टू, इनटू इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 500। सो के इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 500, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में आया 20। और मनी मल्टीप्लायर है, मैंने बताया था आगे टाइम्स लगाना है कि बैंक्स कितना टाइम्स पैसा बना रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला और था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि टोटल डिपॉजिट्स जितने भी बनाए उसे ऊपर लिख दो, ठीक है, अपॉन इनिशियल डिपॉजिट्स लिख दो। सो आपको सेम चीज मिलेगी, वही 20 टाइम्स, कि भैया राहुल ने अगर 500 रुपए डिपॉजिट करवाए हैं तो टोटल डिपॉजिट्स बैंक ने इतने क्रिएट कर दिए, कितना टाइम्स कर दिया, डिवाइड करके देख लो। करेक्ट हो गई बातें? आगे देखो, अब हम बात करते हैं फाइनल हमारा सेंट्रल बैंक। मैंने क्या बोला था? हमारे देश में इतने सारे बैंक्स हैं, सारे बैंक्स का पापा कौन है? आरबीआई। कौन है? आरबीआई। यानी कि हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे यूके का मैंने बताया बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापान का बैंक ऑफ जापान, यूएसए का फेडरल रिजर्व सिस्टम, इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो हमारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा कौन है? आरबीआई है।
आरबीआई एक एपेक्स बैंक है, मतलब एपेक्स मतलब सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर बैंक है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम सारे के सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उन्हें डायरेक्शन देता है, उन्हें मॉनिटर करता है कि वो कोई घपलेबाजी कुछ गलत ना कर दे। सो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक। एपेक्स मतलब ये पापा बैंक है, दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ठीक है मैम, समझ में आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935। और कौन से एक्ट के तहत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। समझ में आया? कब एस्टैब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935। कौन से एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। हमारे पास में क्वेश्चन ये आता है कि मैम आरबीआई के फंक्शंस एक्सप्लेन कर दो। तो आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस है, कुछ बुक्स के अंदर 4-5 फंक्शंस के अंदर ही बाकी ये फंक्शंस घुसा दिए, कुछ बुक्स के अंदर अलग अलग गिवन है। मैं आपको अलग अलग बता रही हूं ताकि आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज हो, एग्जाम में लिखने का आपका कंटेंट साथ साथ में प्रिपेयर होना चाहिए। सो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की बात करें तो टोटल 6 फंक्शंस हैं। पहला है करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इशू। हमें पता है सारे के सारे नोट्स इशू करने का काम किसका है? आरबीआई का है। आरबीआई सारे नोट्स इशू करता है सिवाय 1 रुपए के नोट के, क्योंकि 1 रुपए का नोट और कॉइन्स इशू करने का काम किसका है वो आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन करा था। तो वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि जो 1 रुपी नोट है और कॉइन्स है वो इशू करने का काम किसका है और कौन से एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के अंडर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जिस तरह से कमर्शियल बैंक्स जनरल पब्लिक के बैंक्स होते हैं उसी तरह से हमारी गवर्नमेंट का भी तो कोई बैंक होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। हमारे सारे के सारे बैंक्स का भी तो कोई बैंक होना चाहिए। तो बैंकर्स बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, अगर कमर्शियल बैंक्स को कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, कहीं से वो पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे, वो पापा के पास में जाते हैं, जैसे हम अपने पापा के पास जाते हैं तो वो पैसा अरेंज करते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखो हर देश के पास में बहुत सारा फॉरेन करेंसी, यूएस डॉलर, पाउंड का, यूरो का रिजर्व होता है। तो सेंट्रल बैंक का ये काम है कि वो इस फॉरेक्स रिजर्व को अपने पास में रखे। हर देश का फॉरेक्स रिजर्व जो है, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो वगैरह, ये किसके पास में होते हैं? सेंट्रल बैंक के पास में होते हैं। और लास्ट है आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक, वो हमारे देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक्स कितना पैसे से पैसा बनाएं, यानी कि कितना क्रेडिट क्रिएट करें, उसे कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। देखो अगर कमर्शियल बैंक्स ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर देंगे, लोगों को ज्यादा पैसा उधार पर दे देंगे, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, मतलब मनी सप्लाई देश के अंदर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा। जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होता है ना बच्चा, तो लोग क्या करने लग जाते हैं? डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं। जब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मान लो डिमांड तो इतनी हो रही है और सप्लाई सिर्फ इतनी है, तो भैया अगर लोग डिमांड ज्यादा करने लग गए तो प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। तो अगर डिमांड ज्यादा आती है तो चीजें महंगी होने लग जाती हैं, चीजों की प्राइसेस बढ़ती है। जब हर चीज की प्राइस बढ़ती है उसे महंगाई बोलते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन तो अच्छा नहीं है, हर चीज महंगी हो जाएगी, सही बात है। वहीं अगर मान लो कमर्शियल बैंक्स पैसा कम क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडिट कम दे रहे हैं, तो लोगों के हाथ में पैसे की क्या आएगी? मनी कमी आएगी, मनी सप्लाई कम। मनी सप्लाई कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे। अब मैंने कहा लोग डिमांड इतनी कर रहे हैं और प्रोड्यूसर सप्लाई इतनी करना चाहता है, यानी कि उसने तो इतना सामान बना रखा है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो वो किसको बेचेगा? तो प्रोड्यूसर बेचने के लिए क्या करता है? चीजों की प्राइसेस को गिराने लगता है। जब हर चीज की प्राइसेस गिरती हैं वो भी गलत है, इसे बोला जाता है डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। हर चीज की प्राइस गिरेगी तो प्रोड्यूसर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कम देगा, देश के अंदर गरीबी आएगी। तो समझ रहे हो, ये सारे फंक्शंस है सेंट्रल बैंक के। 1 बाय 1 देखो। पहला है करेंसी अथॉरिटी, और इसे हम लोग बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स भी बोलते हैं, बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं। सोल राइट है आरबीआई का कि वो सारे के सारे पेपर करेंसी इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ये राइट और किसी के पास में नहीं है। 1 रुपए का नोट और सारे के सारे कॉइन्स इशू करने का काम है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये काम है। सो सेंट्रल बैंक हैज द मोनोपोली, मतलब सिर्फ सेंट्रल बैंक का ये राइट है, सोलो राइट है, सिर्फ सोलो राइट है किसका?
सेंट्रल बैंक का कि वो सारे के सारे पेपर करेंसी नोट्स इशू कर सके, नोट्स इशू कर सके, 1 रुपए के नोट के अलावा और कॉइन्स के अलावा, क्योंकि 1 रुपए का नोट और कॉइन्स इशू करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर कॉइनेज एक्ट 2011। इसी को बोला जाता है करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। समझ में आ गई बात? द नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। सेंट्रल बैंक जो नोट्स इशू करता है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब जो सेंट्रल बैंक नोट्स इशू कर रहा है उससे आप कितने रुपए की भी पेमेंट कर सकते हो, कितने रुपए का भी आप अपना डेट रीपे कर सकते हो, कितने रुपए की भी पेमेंट कर सकते हो, सामने वाला लेने से मना नहीं करेगा। ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। अब देखो एक चीज और होती है, कई बार सरकार जो है वो डेफिसिट में होती है। हमें पता है सरकार की कुछ कमाई होती है जिसे हम रिसीट्स बोलते हैं, जैसे हमने टैक्स दिया वो सरकार की कमाई है। और सरकार का एक्सपेंडिचर भी होता है, सरकार खर्चा भी करती है, रोड्स बनवाना, डैम्स बनवाना, स्कूल्स कॉलेजेस खोलना। बहुत बार ऐसा होता है सरकार का खर्चा ज्यादा है, सरकार की रिसीट्स कम है। मोस्टली ऐसा ही होता है, सरकार का खर्चा ज्यादा है, सरकार की रिसीट्स कम है, मतलब सरकार किस में है? डेफिसिट में है। डेफिसिट मतलब कमी, आ कम रहा है पैसा, खर्च ज्यादा हो रहा है। इस सिचुएशन में सरकार जो है वो सेंट्रल बैंक से पैसा मांगती है, आरबीआई से पैसा मांगती है। तो इस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी? गवर्नमेंट सरकार के कुछ जो सिक्योरिटीज है, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स है, ठीक है, ये समझ लो ये सरकारी सिक्योरिटीज है, कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा, ये सिक्योरिटीज क्या होती है? शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स क्या है? कागज का टुकड़ा है जो बता रहा है कि आपने फलाने पर्सन को इतना रुपया दे रखा है, फलाना पर्सन आपको मैच्योरिटी पर ये पैसा भी रिटर्न करेगा, इंटरेस्ट भी देगा। तो सरकार अपनी कुछ सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बिल्स आरबीआई के पास में रखवाती है, ठीक है। जैसे ही आरबीआई के पास में सिक्योरिटीज आती है, आरबीआई सरकार को पैसा देने के लिए नए नोट्स इशू करता है, नए नोट्स प्रिंट करता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट्स डेट। सरकार का कर्जा ही तो है आरबीआई के पास में, सो मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट डेट। क्या लिखा है? व्हेन गवर्नमेंट इनकर्स डेफिसिट in its budget, it borrows from central bank by selling its treasury bills. When central bank acquires these security, जैसे ही central bank RBI के पास में ये securities आती हैं treasury bills, it issues new currency, it prints new currency. This process is known as deficit financing या फिर monetizing the government debt. पहला function clear है। सेकंड आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे हमारे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स हैं, उसी तरह से सरकार का भी तो कोई बैंक होता होगा। सरकार का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक। देखो सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर। सेंट्रल बैंक हमारी सरकार का बैंक भी है, हमारी सरकार का एजेंट भी है और हमारी सरकार का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। मैम कैसे? एज अ बैंकर सरकार का अकाउंट किसके पास में होता है? कमर्शियल बैंक्स के पास में नहीं होता, आरबीआई के पास में होता है। जैसे हमारा अकाउंट कमर्शियल बैंक्स के अंदर होता है, गवर्नमेंट का अकाउंट कमर्शियल बैंक्स के पास में नहीं होता, गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई के पास में होता है। सो एज अ बैंकर इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट टू कीप देयर कैश बैलेंस। जैसे हमारा करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है बैंक्स के अंदर, उसी तरह से सरकार का करंट अकाउंट किसके पास में होता है? आरबीआई के पास में होता है, जहां सरकार अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकती है। इट असेट्स रिसीट्स एंड मेक पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। सरकार अपना पैसा डिपॉजिट भी करवा रही है, सरकार को कोई पेमेंट करनी है तो आरबीआई सरकार के बिहाफ पर पेमेंट भी कर देगा, ठीक है भैया। इट गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट। कभी गवर्नमेंट को लोन की जरूरत होती है, अभी पीछे पड़ा, तो आरबीआई गवर्नमेंट को लोन भी देता है। बैंकर का काम कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली जो रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक्स के साथ में है, सेम वही रिलेशन गवर्नमेंट का आरबीआई के साथ में है। सो आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। एजेंट का काम भी करता है। एजेंट मतलब हमारा एजेंट क्या करता है? एजेंट का काम होता है हमारे बिहाफ पर काम करना, सरकार के बिहाफ पर। जो आरबीआई है वो आरबीआई की कुछ जो सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स वगैरह है, सरकार के बिहाफ पर जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज जो है यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हैं, उन्हें बेचता भी है और उन्हें खरीदता भी है। सो इट बाइज एंड सेल्स on behalf of the government. It has responsibility of managing the public debt. आरबीआई का काम है गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स वगैरह, उन्हें सेल करना, उन्हें परचेज करना। अगर वो सेल करेगा, अगर वो सिक्योरिटीज सेल करेगा, सिक्योरिटीज क्या है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। जनरल पब्लिक ने सिक्योरिटीज खरीदी तो जनरल पब्लिक सरकार को क्या दे रही है? पैसा दे रही है। कि मान लो आपने
आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी 1 लाख रुपीस की, तो आपको सिर्फ ये कागज का टुकड़ा मिला है, आपने सिक्योरिटी खरीदी है मान लो 3 साल के लिए, तो आपने सरकार को 1 लाख रुपए दे दिए, 3 साल बाद में सरकार आपको आपकी 1 लाख रुपए रिटर्न करेगी प्लस जो इंटरेस्ट है वो रिटर्न करेगी। सो सिक्योरिटी कुछ नहीं है, शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, इट इज अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये काम आरबीआई का है, सरकार के बिहाफ पर सरकार की सिक्योरिटीज को बेचना खरीदना, मतलब पब्लिक डेट मैनेज करना। जब सरकार अपनी सिक्योरिटीज बेचती है, वो हमसे पैसा ले रही है, तो इस तरह से जब पब्लिक से पैसा लेती है ना, इसको बोला जाता है पब्लिक डेट। क्या बोलते हैं? पब्लिक डेट। और तो और आरबीआई सरकार के लिए एडवाइजर भी है, वो अलग अलग मॉनेटरी मैटर्स पर सरकार को एडवाइस देता है, पैसों से रिलेटेड मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, इकोनॉमिक मैटर्स, जीएसटी वगैरह है, टैक्स से रिलेटेड कुछ भी देखना है, इन सब चीजों के लिए आरबीआई गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है। वो सरकार को इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मॉनेटरी मैटर्स में क्या देता है? एडवाइस देता है। 2 क्लियर है। थर्ड आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। हमारे बैंक्स तो कमर्शियल बैंक्स है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स का भी तो कोई बैंक होना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स का बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कमर्शियल बैंक्स का बैंक है, एज अ बैंकर टू बैंक, यानी कि बैंक्स का भी बैंकर है। तो देखो, सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड ऑफर्स देम लोन। जिस तरह से हम हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, उनसे लोन लेते हैं, सेम इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स के पास में भी कई बार सरप्लस पैसा होता है, वो अपने सरप्लस पैसे को अपने पापा आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवाते हैं। जब कमर्शियल बैंक्स को लोन लेना है, वो पापा से लोन भी लेते हैं। जैसे कोविड के टाइम पर ट्रांजैक्शंस कम हो रहे थे, कमर्शियल बैंक्स के पास में बहुत पैसा था, तो कमर्शियल बैंक्स ने अपना सरप्लस पैसा अपने पापा आरबीआई के पास में जमा करवाया। सो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स का पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उन्हें लोन भी देता है। प्लस मैंने बताया था CRR, कैश रिजर्व रेशियो। सो हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने पापा के पास में रखवाना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ कैश। सो ये आरबीआई क्या है? कस्टोडियन है कैश रिजर्व्स का। कमर्शियल बैंक अपने कैश रिजर्व्स किसके पास में रखवाते हैं? पापा के पास में। और एक है सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। एक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है कि ये एक बैंक है HDFC और ये एक बैंक है SBI। फॉर एग्जाम्पल HDFC को SBI को 50,000 रुपीज देने हैं, मान लो चेक्स डालते हैं ना हम लोग, ठीक है, कि HDFC जो है वो SBI को 50,000 रुपए देगा। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पापा हैं, आपके पापा का जो अकाउंट है वो HDFC के अंदर है और आपके स्कूल वालों का जो अकाउंट है वो SBI के अंदर है। पापा ने फीस पे करी है 50,000, तो HDFC से पैसा कटेगा और SBI में पैसा जाएगा कुल मिला के। तो HDFC को SBI को 50,000 रुपए देने हैं। इसी तरह से बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, SBI को भी HDFC को मान लो 45,000 रुपीज देने हैं। तो ये आपस में कैश का लेन देन ना करे, इसके लिए इन दोनों का पापा कौन है? आरबीआई है। आरबीआई के पास में दोनों का अकाउंट है, आरबीआई के अंदर HDFC का अकाउंट भी है, SBI का अकाउंट भी है। आरबीआई सिंपली क्या करेगा? HDFC को SBI को 50 देने हैं, SBI को HDFC को 45 देने हैं। मतलब देखा जाए तो HDFC अगर SBI को सिर्फ 5,000 रुपए दे दे तो इनका सेटलमेंट हो जाएगा। बेसिक है, HDFC अगर SBI को सिर्फ 5,000 दे दे तो इनका सेटलमेंट हो जाएगा। ये काम आरबीआई का है। आरबीआई सीधे क्या करेगा? भैया SBI के अकाउंट में HDFC के में से 5,000 रुपए डाल देगा। तो भैया इनके अकाउंट्स को क्लियर करना, घर साफ करना, ये काम भी किसका है? आरबीआई का। प्लस आरबीआई का एक सुपरवाइजरी रोल भी है। सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइज करना, नजर रखना। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स पर नजर रखता है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करे, डायरेक्शंस वगैरह फॉलो करे। सो एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द कमर्शियल बैंक्स। रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक इंश्योर्स दैट कमर्शियल बैंक्स फॉलो डायरेक्शंस इशूड बाय इट, कि सारी डायरेक्शंस फॉलो करे। बैंक खुल रहा है, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे जाए, लाइसेंसिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे जाए, बैंक अगर ब्रांच एक्सपेंड कर रहा है उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो, 2-3 बैंक्स अगर मर्ज हो रहे हैं या फिर बैंक बंद हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, सारे लीगल प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। दीज आर द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करवाता है? पीरियोडिकली बैंक्स का इंस्पेक्शन भी करवाता है, ऑडिट वगैरह करवाता है, चेकिंग करवाता है। बैंक्स को बोलता है आप रिटर्न फाइल करो, सारे अकाउंट्स वगैरह डिस्क्लोज करो। तो इस तरह से वो सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है। 3 हो गया, बैंक ऑफ इशूइंग नोट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। 4th आता है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये इमेज देखो, इस इमेज से समझ में आएगा। ये सारे बैंक्स हैं, SBI, HDFC, PNB, येस बैंक, देना बैंक। इनको अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है,
अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी इनके पास में है और इनके पास में पैसा नहीं है, कहीं से पैसा ये अरेंज नहीं कर पा रहे, तो हम अगर कहीं से कुछ अरेंज नहीं कर पाते, हम अपने पापा के पास में जाते हैं। तो अगर इनका भी कुछ अरेंजमेंट कहीं से नहीं हो पाता तो हारे का सहारा, बोलते हैं ना बाबा शाम हमारा, उसी तरह से इनकी लास्ट होप क्या है, आरबीआई है। मतलब कमर्शियल बैंक्स को अगर कोई फाइनेंशियल अकोमोडेशन कहीं से नहीं मिल रही, यानी कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, तो वो सेंट्रल बैंक यानी कि पापा के पास में जाते हैं। सेंट्रल बैंक इज द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, वो हारे का सहारा, लास्ट होप है कमर्शियल बैंक्स की। सो लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इफ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से फाइनेंशियल हेल्प नहीं हो रही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इट अप्रोचेस द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिजॉर्ट, लाइक शोन इन दिस इमेज। अगला आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैंने बताया हर देश के पास में बहुत सारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, बहुत सारा यूएस डॉलर का रिजर्व है, बहुत सारा ब्रिटिश पाउंड का रिजर्व है, यूरो वगैरह का रिजर्व है। ये सारा फॉरेक्स रिजर्व रखने का काम किसका है, आरबीआई का। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक इज द सोल कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट ऑल्सो एक्सरसाइजेस मैनेज्ड फ्लोटिंग, या फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में पढ़ोगे कि आरबीआई एक काम करता है जिसे बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैम ये क्या होता है? मैंने बोला आरबीआई के पास में बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व रखा हुआ है। मैंने बोला आज की डेट में मान लो एक यूएस डॉलर अगर हमें खरीदना है, पहले की बात कर रही हूं, पहले एक यूएस डॉलर हमें मिल जाता था 70 रुपए में, कि एक यूएस डॉलर 70 रुपीज के बराबर था। आज अगर आपको वही एक यूएस डॉलर खरीदना है देन यू हैव टू पे 87 रुपीज। मतलब यूएस डॉलर क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस डॉलर की मार्केट में डिमांड ज्यादा है, वो महंगा हो रहा है। ऐसे में आरबीआई देख रहे हैं हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। पहले एक यूएस डॉलर 70 का मिल जाता था, आज वही यूएस डॉलर पाने के लिए 87 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे में आरबीआई डर्टी गेम प्ले करता है। वो क्या करता है, उसके पास में जो इतना सारा यूएस डॉलर का रिजर्व रखा हुआ है, इसमें से कुछ यूएस डॉलर्स वो क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर देता है। ये अभी अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो इसे समझना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का टॉपिक है। मैं वहां पर आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पर सिर्फ नाम आया है। वो इस यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेगा। अब इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, बहुत सारा यूएस डॉलर क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है, कोई चीज बहुत ज्यादा होती है, वो चीज अपने आप सस्ती होने लग जाती है। ये यूएस डॉलर सस्ता होने लग जाएगा। जो यूएस डॉलर 87 का मिल रहा है, हो सकता है वो यूएस डॉलर अब हमें 80 का मिल जाए। तो इस तरह का गेम भी कुछ आरबीआई प्लान करता है, दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। मतलब वो उसके पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ है यूएस डॉलर वगैरह, उसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल भी करता है, कई बार परचेज भी करता है। मान लो यूएस डॉलर 87 का मिल रहा है, आरबीआई चाहता है ये यूएस डॉलर जो है वो 90 का हो जाए। मतलब इसमें हमारा क्या फायदा, इसमें भी हमारा फायदा है। इसका मतलब है यूएस वाला बंदा देखेगा, पहले एक यूएस डॉलर में इंडिया से 87 का सामान खरीद पाता था, आज एक यूएस डॉलर में इंडिया से 90 रुपए तक का सामान खरीद सकता हूं। तो वो खुश होगा, वो हमसे सामान खरीदेगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। पहले एक यूएस डॉलर 87 का था, वो एक यूएस डॉलर में 87 रुपीज का सामान खरीद सकता था, आज वो सेम यूएस डॉलर में 90 का सामान खरीद सकता है, तो वो हमसे खरीदेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ऐसा करने के लिए भी आरबीआई कुछ ना कुछ करता है, वो इंटरनेशनल मार्केट में जो यूएस डॉलर है उसे परचेज कर लेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर की कमी आ जाएगी। कभी अगर किसी चीज की कमी आती है, वो चीज अपने आप क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। यूएस डॉलर 87 से 90 का हो जाएगा। तो ये जो यूएस डॉलर फॉरेन एक्सचेंज को बेचने खरीदने का काम आरबीआई करता है ना, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए, इसे बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। आपको यहां पर ये याद रखना है, आरबीआई हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का सोल कस्टोडियन है, वही फॉरेक्स रिजर्व्स रखता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, देखो कमर्शियल बैंक्स पैसे से पैसा बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक्स ये जो पैसे से पैसा बना रहे हैं ना, कि राहुल ने जमा कराया, उसमें से कुछ रिजर्व रखा, बाकी का पैसा प्रियांशी को दे दिया, फिर प्रियांशी के में से रिजर्व रखा, फिर अर्चित को दे दिया, फिर अर्चित के में से कुछ रिजर्व रखा, फिर निकिता को दे दिया। ये पैसे से पैसा बनाना इस क्रेडिट क्रिएशन। अब अगर कमर्शियल बैंक्स ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेंगे
ज्यादा पैसा लोगों को उधार पर देंगे तो देश में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, अगर आपकी जेब गर्म है तो आप कैंटीन में समोसे भी खाओगे, डोमिनोज जाकर पिज्जा पार्टी भी करोगे, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को डेट पर भी लेकर जाओगे, मिठाई भी खाओगे, अच्छे कपड़े भी पहनोगे, लड़कियां कॉस्मेटिक भी खरीदेंगी, डिमांड बढ़ेगी। जब चीजों की डिमांड बढ़ती है, मैंने कहा सप्लाई तो किसी चीज की ये है, प्रोड्यूसर ने कोई चीज इतनी बना के बेचना चाह रहा है, लेकिन डिमांड अगर किसी चीज की ज्यादा आ रही है, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो वो चीज अपने आप महंगी हो जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा। टमाटर हैं इतने, लेकिन टमाटर की डिमांड इतनी ज्यादा है, टमाटर की सप्लाई इतनी है, टमाटर की डिमांड ज्यादा है, टमाटर महंगे हो जाएंगे। तो डिमांड अगर बढ़ती है तो चीजों की प्राइसेस बढ़ने लगती हैं और देश में क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है, विच इज नॉट गुड। इसको सॉल्व करने के लिए कमर्शियल आरबीआई इस क्रेडिट क्रिएशन पर कंट्रोल लगाएगा। कई बार ऐसा होता है, मान लो कमर्शियल बैंक्स कम क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं, कम क्रेडिट क्रिएट करेंगे, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जाहिर सी बात है देश में गरीबी है, लोग डिमांड नहीं खरीदेंगे। प्रोड्यूसर इतना बना सकता है, इतना सप्लाई कर सकता है, लोग अगर डिमांड ही नहीं कर रहे तो प्रोड्यूसर का स्टॉक पड़ा पड़ा खराब होगा, वो इसे बेचने के लिए स्टॉक को सस्ता करेगा, प्राइसेस गिराएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं होता, इकोनॉमी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। सो इस क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करना, देश में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, आरबीआई का। The central bank controls the supply of money to cope up with the situation of inflation and deflation by regulating the creation of credit by the commercial bank through its monetary policy। और आरबीआई की इस पॉलिसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैम कैसे कैसे करता है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक आरबीआई। बहुत सारे तरीके हैं, तरीकों को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो एंटायर मनी सप्लाई है देश की, उसे कंट्रोल करते हैं। ये कहीं ना कहीं एंटायर मनी सप्लाई पर इसका असर देखने को मिलता है। पूरे देश की मनी सप्लाई या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लेकिन ये जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होते हैं कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर में मनी सप्लाई बढ़ा दो, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट्स के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज करा दो। तो ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड है, ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर की मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कराने के लिए होते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंटायर मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर की मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करने का काम करते हैं। कौन कौन से आते हैं क्वांटिटेटिव में, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट पे एक है सीआरआर, एक है एसएलआर। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आया मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। वन बाय वन समझो, सबसे पहले क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बैंक रेट की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बैंक रेट। इसे डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। बहुत आराम से समझना, पहले मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी, देन हम देखेंगे। सबसे ऊपर हम लोगों ने ले लिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि पापा। यहां पर हम एक कमर्शियल बैंक ले रहे हैं, मैंने एसबीआई ले लिया, और नीचे ही नीचे मैं ले रही हूं जनरल पब्लिक। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक्स को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है और कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं किससे, आरबीआई से। कमर्शियल बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट है, वो लोन किससे लेंगे, पापा से लोन लेंगे। कमर्शियल बैंक्स को लोन लेना है, वो भी किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और एकदम अचानक लोन की रिक्वायरमेंट हुई है, यानी कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। कैसी रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि कमर्शियल बैंक्स को लोन लेना है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, और इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट हुई है, तो वो किसे अप्रोच करेंगे, पापा को अप्रोच करेंगे, और वो आरबीआई से क्या ले लेंगे, लोन ले लेंगे। ठीक है मैम, समझ में आया। आरबीआई बोलेगा ठीक है मैं लोन तो दे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो जाहिर सी बात है कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को इंटरेस्ट पे करते होंगे। फ्री फोकट में तो लोन नहीं मिल सकता। इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं,
इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है बैंक रेट। क्या कहते हैं? बैंक रेट। समझ में आ गई मेरी बात कि एसबीआई को मान लो कमर्शियल बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए और इमीडिएटली लोन की रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो पापा से लोन ले लेंगे, लेकिन पापा बोलेंगे मैं लोन तो दे दूंगा बट आई विल चार्ज इंटरेस्ट। अब वो जो इंटरेस्ट की रेट पे कर रहे हैं, इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है बैंक रेट। सपोज इट इज 10%। इसी तरह से मैंने क्या बोला, कभी अगर हमें लोन लेना होता है कमर्शियल बैंक से तो हम कमर्शियल बैंक से लोन ले लेते हैं। हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो हमें भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस इंटरेस्ट की रेट को मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था, क्या बोलते हैं? लैंडिंग रेट। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल इट इज 12%। ठीक बात हो गई। अब मैंने कहा मान लो देश के अंदर क्या है? इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई है, चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है। आरबीआई इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। इन्फ्लेशन है, चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं। लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है। समझ में आया? देश में इन्फ्लेशन है, चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं क्योंकि लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। आरबीआई इसे कंट्रोल करना चाहता है, तो आरबीआई जो बैंक रेट है उसे 10% से बढ़ा के कितना कर देगा? 12% से। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। मैम इससे क्या होगा? अब देखो, एसबीआई पहले लोन लेता था 10% इंटरेस्ट देता था, अब उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12%। खुद अगर वो इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी हमसे इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। अगर खुद पापा को इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है तो वो हम आम जनता से इंटरेस्ट ज्यादा लेने लग जाएगा। वो आम जनता से 12% इंटरेस्ट ले रहा था, अब 15% इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। आम जनता उदास होगी। हम देखेंगे पहले लोन पर 12% इंटरेस्ट देना पड़ता था, आज 15% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। हम इजीली लोन नहीं लेंगे। हम क्या होंगे? डिस्करेज होंगे। हम इजीली लोन नहीं लेंगे। अगर हम लोन नहीं लेंगे तो हमारे देश में क्या होगी? हमारे हाथ में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है हम डिमांड क्या करने लगेंगे? कम करने लगेंगे। भैया चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा थी, हम डिमांड ज्यादा कर रहे थे तो इन्फ्लेशन आया। अगर हम डिमांड ही कम करने लग जाएंगे तो वही सप्लाई ज्यादा, डिमांड धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, तो जो चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो दोबारा कम होने लगेंगी और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? कि भैया अगर आरबीआई इस बैंक रेट को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक्स जो लोन ले रहे थे उस पर उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, वो भी लैंडिंग रेट बढ़ा देंगे। हम डिस्करेज हो जाएंगे, हम इजीली लोन नहीं लेंगे। मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है जो चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी, देश में इन्फ्लेशन था, वो प्राइसेस कम होने लगेंगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। मतलब इन्फ्लेशन में बैंक रेट को क्या करा जाएगा? इंक्रीज करा जाएगा। समझ में आया? दूसरा लेते हैं। मैंने कहा देश के अंदर डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन मतलब चीजों की प्राइसेस गिर रही है। मैम क्यों गिर रही है? क्योंकि देश के अंदर मनी सप्लाई नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। इस सिचुएशन में आरबीआई जो है वो बैंक रेट को कम कर देगा। अब 12% वाला भूल जाओ, 10% जो बैंक रेट थी आरबीआई ने उसे कम कर दिया 8%। भैया कमर्शियल बैंक्स खुद अगर इंटरेस्ट कम दे रहे हैं तो वो आम जनता से भी इंटरेस्ट कम लेंगे, तो 12% की बजाय वो भी हमसे 10% ही इंटरेस्ट लेंगे। अब हम खुश हो जाएंगे कि पहले होम लोन ले रहे थे तो 12% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, आज सिर्फ 10% ही इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। हम एनकरेज होके और ज्यादा लोन लेंगे, और ज्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। मनी सप्लाई अगर हमारे हाथ में पैसा बढ़ेगा तो हम डिमांड बढ़ा देंगे। डिमांड अगर हम करने लगेंगे तो जो चीज़ों की प्राइसेस गिरी हुई थी, अगर लोग डिमांड करने लगेंगे तो चीज़ें दोबारा महंगी होने लगेंगी। जो चीज़ों की प्राइसेस कम हो रखी थी वो दोबारा बढ़ने लगेगी और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। जब चीज़ों की प्राइसेस कम होती है उसे डिफ्लेशन बोलते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। प्रोड्यूसर सस्ते में चीज़ों बेच रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कम देगा, लेबर को सैलरी कम देगा, उसका खुद का प्रॉफिट कम है, कैपिटल पर इंटरेस्ट कम देगा, रेंट कम देगा लैंड के बदले, तो वही चीजें वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम देगा, पूरी इकोनॉमी डाउन जाएगी। सो यहाँ पर लोग एनकरेज होंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जो चीजों की प्राइसेस गिरी थी वो उठने लगेंगी,
डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्लियर हो गया, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जो आरबीआई है वो बैंक रेट को इंक्रीज करेगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन में वो बैंक रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है, डिस्काउंट रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which the RBI lends money to the commercial bank to meet their long term needs। कि भैया कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं, बदले में जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस इंटरेस्ट की रेट को बैंक रेट बोला जाता है। इट रेफर्स टू इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और लोन भी इमीडिएटली चाहिए। इन्फ्लेशन में बैंक रेट इंक्रीज करी गई है, डिफ्लेशन में डिक्रीज करी गई है। क्यों करी गई है उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अब लिख के कैसे आओगे, तो इस तरह से लिख कर आना, बैंक रेट अगर इंक्रीज करते हैं, मान लो आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाई, सो इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बाय कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स जो आरबीआई से पैसा बोरो कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ गई, 10% की बजाय 12% इंटरेस्ट देना है, वो भी क्या करेंगे, लैंडिंग रेट को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीजेस लैंडिंग रेट बाय कमर्शियल बैंक्स। अगर कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग रेट इंक्रीज करेंगे तो बोरोवर्स जो है वो डिस्करेज हो जाएंगे, वो इजीली लोन नहीं लेंगे। मनी सप्लाई देश में कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, अपने आप लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, चीजों की प्राइसेस गिरने लगेंगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। समझ में आया। अगर बैंक रेट को डिक्रीज करा जा रहा है, 10 से 8% करा जा रहा है, डिक्रीजेस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फॉर कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स कम हो गई, वो लैंडिंग रेट भी डिक्रीज करेंगे, कहीं ना कहीं बोरोवर्स एनकरेज होंगे और लोन लेंगे, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, वो डिमांड करेंगे, चीजों की प्राइसेस दोबारा उठने लगेंगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। पहला क्लियर हो गया। सेकंड आता है रेपो रेट। रेपो रेट का ही दूसरा नाम है रीपरचेस रेट, क्योंकि रेपो ये वर्ड ही कहां से आया है, रीपरचेस ऑप्शन से। कहां से आया है, रीपरचेस ऑप्शन, तो इसी से इसका नाम पड़ गया रेपो रेट। इसकी फुल फॉर्म है रीपरचेस रेट। रीपरचेस ऑप्शन भी बोलते हैं, रीपरचेस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, तो इससे इस रेट का नाम पड़ गया है रेपो रेट, रीपरचेस रेट। बैंक रेट की तरह ही है, ये एग्जैक्टली सेम है। देखो ये हमारा आरबीआई है, ये वही हमारा एसबीआई, और ये हमारी जनरल पब्लिक। मैंने बोला एसबीआई को लोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस टाइम पर जो लोन है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए, लोन चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए, कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए। ठीक बात हो गई। तो यहां पर जो एसबीआई आरबीआई को इंटरेस्ट पे कर रहा है, इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रेपो रेट। क्या नाम है, रेपो रेट। तो एक डिफरेंस तो ये है, वो लॉन्ग टर्म के लिए था, इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, ये शॉर्ट टर्म के लिए एसबीआई आरबीआई से लोन ले रहा है, चीज वही है। इंटरेस्ट जो पे करता है उस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रेपो रेट। अब यहां पर एक चीज और होती है, बहुत ध्यान से समझना। पहले थोड़ा सा इन एरोस को मैं ना सुंदर बनाती हूँ, नहीं तो चीजें गिचपिच हो जाएंगी। ठीक है भैया, इसने इंटरेस्ट पे करा, इस इंटरेस्ट की रेट को बोला गया रेपो रेट। यहां पर एक चीज और होती है मैम, क्या होती है, देखो जब एसबीआई आरबीआई से पैसा बोरो कर रहा है, तो जब वो पैसा बोरो करता है, अपनी कुछ सिक्योरिटीज वो आरबीआई को क्या कर देता है, सेल कर देता है, यानी कि ये समझ लो गिरवी रखवा देता है। कौन सी सिक्योरिटीज, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसबीआई के पास में है, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह एसबीआई के पास में है, वो इन बॉन्ड्स को आरबीआई के पास में गिरवी रखवा देता है, मतलब बेच देता है। जब एसबीआई लोन का अमाउंट रिटर्न करेगा तो वो दोबारा से अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। तो इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, रीपरचेज बोल सकती हूँ, इसीलिए इसका नाम है रीपरचेज रेट। समझ में आया। एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा हुई, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए है, प्लस एसबीआई जब आरबीआई से लोन ले रहा है तो वो अपनी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास में क्या कर देता है, गिरवी रखवा देता है, सेल कर देता है। जब वो लोन का पैसा चुकाएगा तो वो दोबारा से अपनी सिक्योरिटीज को खरीद लेगा, रीपरचेज कर लेगा। पहले से डेट डिसाइडेड है, अमाउंट डिसाइड है कि कितने अमाउंट पर वो अपनी सिक्योरिटीज को दोबारा खरीदेगा। दैट इज रेपो रेट। तो यहां पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, पहले वाले की तरह, बस एक काम एक्स्ट्रा हो रहा है कि सिक्योरिटीज भी गिरवी रखवाई जा रही हैं। जब लोन चुका दोगे तो सिक्योरिटीज दोबारा खरीद लेना, इस रेट को बोला जाता है रेपो रेट। सेम वही कहानी है। अब मान लो वही देश के अंदर इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई है, मतलब मनी सप्लाई देश के अंदर ज्यादा है। इस सिचुएशन में वही बैंक रेट की तरह आरबीआई रेपो रेट को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा।
अब वही ये कमर्शियल बैंक्स देखेंगे, पहले लोन लेते थे 10% इंटरेस्ट देना पड़ता था, आज 12% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये हमसे जो लैंडिंग रेट लेते हैं, ये लैंडिंग रेट थी फॉर एग्जांपल पहले 12%, यानी कि आम जनता से जो लोन पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है, इससे बढ़ाकर कितनी कर दी, 15%। वही है, अगर हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा तो हम उदास हो जाएंगे, हम इजीली लोन नहीं लेंगे। हम इजीली लोन अगर नहीं लेंगे तो हमारे हाथ में मनी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस ही बात है हम डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो चीज़ों की प्राइसेस अपने आप कम होने लग जाती हैं। अगर लोग डिमांड ही नहीं करें तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। चीज़ें सस्ती होंगी मतलब चीज़ें महंगी हो रखी थी वो चीज़ कंट्रोल आएगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आया? पहले वाले जैसा ही है, बस यहाँ पर एक काम, सिक्योरिटीज गिरवी रखवाई जाती हैं। अगर देश के अंदर मान लो डिफ्लेशन है, मतलब चीज़ों की प्राइसेस गिरी हुई हैं क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो आरबीआई बोलेगा मैं रेपो रेट कम कर रहा हूँ, 8% कर रहा हूँ। एसबीआई आरबीआई को सिर्फ 8% दे रहा है, कम दे रहा है, तो वो भी आम जनता से इंटरेस्ट जो है वो कम लेगा, आम जनता से सिर्फ 8% लेगा। अब अगर हमें लोन सस्ता मिल जाता है तो हम एनकरेज होकर लोन लेंगे। लोन लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, हम डिमांड करने लगेंगे। डिमांड करने लगेंगे तो अपने आप चीज़ों की प्राइसेस बढ़ने लगेंगी। ये जो चीज़ों की प्राइसेस गिरी हुई थी ये उठने लगेगी और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आया? वही लिखा हुआ है, द रेट एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लोन दे रहा है और एसबीआई की सिक्योरिटीज खरीद रहा है, गिरवी रखवा दी एसबीआई ने। इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट, इट इज कॉल्ड रीपर्चेज रेट। इन्फ्लेशन में बढ़ेगी, डिफ्लेशन में कम होगी। सारी चीजें इन्फ्लेशन में इंक्रीज होती हैं, डिफ्लेशन में कम होती है, ये भी याद रखना। बैंक रेट, रेपो रेट दोनों इंक्रीज हुई इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में डिक्रीज। आगे वही लिखा है, अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो कमर्शियल बैंक्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ेगी, वो लैंडिंग रेट बढ़ा देंगे, बोरोवर्स जो हैं वो इजीली लोन नहीं लेंगे, मनी सप्लाई कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे, अपने आप इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। डिक्रीज होगी रेपो रेट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स कम, लैंडिंग रेट कम होगी, लोग इजीली पैसा बोरो करेंगे, पैसा बोरो करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ने लगेगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल। ऐसे लिख कर आओगे अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर इस तरह से डायग्राम बना के आ जाओगे और भी बढ़िया है। आगे आता है तीसरा, रिवर्स रेपो रेट। ये है उल्टा, लेकिन इसमें भी सेम वही है, इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज और डिफ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज। सारी चीजें इन्फ्लेशन में इंक्रीज होंगी, डिफ्लेशन में डिक्रीज होगी। ये मत समझना ये रेपो रेट का उल्टा है तो यहां पर उल्टा होगा, उल्टा है ये, लेकिन ये भी इन्फ्लेशन में इंक्रीज होगा, डिफ्लेशन में डिक्रीज होगा। मैम रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? देखो रिवर्स है, रेपो का मैंने बताया था इसे रीपर्चेज बोलते हैं, तो ये हो गया रिवर्स रीपर्चेज रेट। क्या हो गया? रिवर्स रीपर्चेज रेट। बहुत ध्यान से समझना, यहां पर है आरबीआई, इधर है हमारे पास में एसबीआई और ये है जनरल पब्लिक। अभी तक तो एसबीआई को लोन की रिक्वायरमेंट थी, वो पापा से लोन ले रहा था। कई बार ऐसा होता है, देखो एसबीआई कौन होता है आरबीआई को उधार देने वाला? आरबीआई तो कभी एसबीआई से उधार नहीं लेगा, वो तो पापा है। कई बार ऐसा होता है एसबीआई के पास में सरप्लस फंड्स होते हैं, एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं, जैसा कोविड के अंदर हुआ था कि एसबीआई के पास में यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास में सरप्लस फंड्स थे। वो सरप्लस फंड्स का क्या करें, तो उन्होंने आरबीआई के पास में अपने सरप्लस फंड्स डिपॉजिट करवा दिए थे। तो बहुत बार ऐसा होता है कमर्शियल बैंक्स के पास में सरप्लस फंड्स होते हैं, वो अपने सरप्लस फंड्स अपने पापा आरबीआई के पास में क्या करवाते हैं, पार्क करवा देते हैं। मतलब यहां पर ये पैसा क्या करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं। अभी तक लोन ले रहे थे, अब पापा के पास में पैसा क्या करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं। कभी ये मत बोलना कि पापा ने बच्चों से उधार लिया। पापा बच्चों से कैसे उधार लेंगे? बच्चे अपना एक्स्ट्रा पैसा पापा के पास में रखवा रहे हैं, जैसे आप अपना पापा के पास में पिगी बैंक आपने रखवा दिया। पापा उधार नहीं मांग रहे, सरप्लस पैसा आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवाया जा रहा है, सरप्लस पार्क करवाए जा रहे हैं। ऐसे में एसबीआई बोलता होगा कि भैया हमने हमारा पैसा डिपॉजिट करवाया है, मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दो ना। जब लोन लेते हैं तो मैं इंटरेस्ट देता हूं, अब पैसा डिपॉजिट करवा रहा हूं, तुम इंटरेस्ट दे दो। इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रिवर्स। देखो रिवर्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, रिवर्स REVERS, रिवर्स रेपो रेट। इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रीपर्चेज रेट। मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये जो रेट है वो 7% है। देखो आरबीआई बहुत दिमाग वाला है, वो लोन अगर देता है तो इंटरेस्ट ज्यादा लेता है, लेकिन डिपॉजिट्स पर हमेशा इंटरेस्ट कम देता है, ये बात याद रखना। ठीक बात हो गई।
अब मैंने क्या बोला, भैया एसबीआई ने आरबीआई को पैसा डिपॉजिट करवाया, आरबीआई अब एसबीआई को इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट की रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इस सिचुएशन में भी सिक्योरिटीज गिरवी रखवाई जाती है। एसबीआई का पैसा किसके पास में है, आरबीआई के पास में है, तो आरबीआई कुछ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसबीआई के पास में गिरवी रखवाएगा। यानी कि आरबीआई ने एसबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या कर रखी है, सेल कर रखी है, क्योंकि पैसा आरबीआई के पास में है। अगर आप किसी का पैसा रख रहे हो तो बदले में कुछ सिक्योरिटीज तो दोगे ना, गिरवी तो रखवाओगे। तो आरबीआई ने कुछ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह है, वो एसबीआई के पास में गिरवी रखवा दी है। जब एसबीआई अपना पैसा वापस लेगा तो आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को दोबारा क्या कर लेगा, रीपरचेस कर लेगा। तो रेपो रेट जैसा ही है, जस्ट उसका उल्टा है। समझ में आया? एसबीआई ने पैसा आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवाया, आरबीआई जो इंटरेस्ट दे रहा है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। लेकिन आरबीआई कुछ सिक्योरिटीज एसबीआई के पास में गिरवी रखवाएगा, सेल कर देगा। जब वो पैसा लौटाएगा तब एसबीआई उन सिक्योरिटीज को दोबारा आरबीआई को दे देगा, आरबीआई सिक्योरिटीज को रीपरचेस कर लेगा। अब अगेन देश में इन्फ्लेशन होगा तो ये मत बोलना मैम रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगी। देश में इन्फ्लेशन है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, चीजें महंगी हैं। तो इस सिचुएशन में भी आरबीआई ये जो रिवर्स रेपो रेट है इसको बढ़ाएगा ही। इन्फ्लेशन में सारी चीजें इंक्रीज ही होंगी। मैम ये कैसे? देखो ये 7% थी, इसको बढ़ा के 10% कर देगा। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, एसबीआई देखेगा पहले आरबीआई के पास में पैसा जमा कराता था तब इंटरेस्ट सिर्फ 7% मिलता था, अब पैसा जमा करा रहा हूं तो इंटरेस्ट 10% मिल रहा है। तो ऐसे में एसबीआई अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करेगा, आरबीआई के पास में क्या करवा देगा, डिपॉजिट करवा देगा इंटरेस्ट के लालच में। ठीक है मैम, समझ में आया? इसने ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास में इंटरेस्ट के लालच में डिपॉजिट करवा दिया तो एसबीआई के पास में क्या आएगी, पैसे की कमी आएगी। यानी कि लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा, पैसे की कमी आई। यानी कि एसबीआई की, कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कम हो गई, क्योंकि आपको उधर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो आपने पापा के पास में पैसा ज्यादा जमा करा दिया। तो एसबीआई के हाथ में पैसे की कमी आई, एसबीआई की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम हो गई। मतलब वो आम जनता को क्रेडिट जो है वो क्या कर रहा है, कम दे रहा है, कम दे रहा है, इजीली नहीं दे रहा। तो आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई की क्या होगी, कमी आएगी। मनी सप्लाई कम होगी तो आम जनता डिमांड भी क्या करेगी, कम करेगी। डिमांड कम करेगी तो जो चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो दोबारा से गिरने लगेंगी और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर उल्टा है लेकिन काम वही हो रहा है कि इन्फ्लेशन में इंक्रीज करे जा रही है। अब मैंने बोला मान लो देश के अंदर क्या है, डिफ्लेशन है, लोग डिमांड नहीं करे, लोगों के पास में पैसा नहीं है, चीज़ों की प्राइसेस गिर रही है। ऐसे में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा। पहले इंटरेस्ट दे रहा था 7%, अब इंटरेस्ट सिर्फ 4% ही देगा। अब जो कमर्शियल बैंक्स है वो उदास हो जाएंगे, वो देखेंगे पहले पापा के पास में पैसा जमा कराते थे, पापा 7% इंटरेस्ट देते थे, अब सिर्फ 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये कमर्शियल बैंक्स बोलेंगे हम पापा के पास में पैसा जमा नहीं कराएंगे। कहीं ना कहीं ये पापा के पास में पैसा जमा कम कराएंगे, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे तो इनके हाथ में जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कमर्शियल बैंक्स के पास में बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ा मतलब इनकी क्रेडिट क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। इनकी क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ गई तो ऑब्वियस ही बात है ये जनता को क्रेडिट ज़्यादा देंगे। जनता के हाथ में क्या होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो जनता डिमांड ज़्यादा करेगी, डिमांड करेगी तो चीज़ों की जो प्राइसेस गिरी हुई थी वो उठने लगेगी और अपने आप जो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम थी वो हो जाएगी सॉल्व। तो ये भी इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो रहा है और डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? It is the rate at which commercial banks can deposit their surplus funds with the central bank for a relatively shorter period of time। कि 2 दिन की छुट्टी आ जाती है सैटरडे संडे बैंकों की, तो फ्राइडे वाले दिन कमर्शियल बैंक्स पापा के पास में अपने डिपॉजिट्स जमा करवा देते हैं कि पैसा काम में तो आएगा नहीं, बैंक की छुट्टी है, लोग उधार लेने आएंगे नहीं, तो सरप्लस पैसा पापा के पास में जमा करा दिया शॉर्टर पीरियड के लिए। सो द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई सिक्योरिटीज गिरवी भी रखवा रहा है, इसे रिवर्स रेपो रेट या फिर रिवर्स रीपर्चेस रेट बोलते हैं। इन्फ्लेशन में इंक्रीज, डिफ्लेशन में डिक्रीज। समझ में आया? लिखकर कैसे आओगे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ी
अगर कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, मोर फंड्स आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में ज्यादा फंड्स पार्क करवाएंगे इंटरेस्ट कमाने के लिए, लेस फंड्स आर अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट, देश में मनी सप्लाई डिक्रीज होगी और अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल। वहीं अगर ये रेट कम हो जाए, सो लेस फंड्स आर पार्क्ड बाय कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट, मोर फंड्स आर अवेलेबल विद कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट, वो आराम से पैसा लोन पर देंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, चीजों की प्राइसेस बढ़ने लगेंगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। 3 पढ़ लिए। फिर आता है हमारे पास में ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशंस? आसान सा है, ये है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये है, या तो आप जनरल पब्लिक ले लो, दोनों ले सकते हो, दोनों को करा जाता है ये काम, और एक आप कमर्शियल बैंक्स भी ले लो, कमर्शियल बैंक्स भी ले लो, ठीक है। आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स और ये है जनरल पब्लिक। देखो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है ना, सरकारी बॉन्ड्स वगैरह, उन्हें आम जनता को, कमर्शियल बैंक्स को बेच भी सकता है और उनसे खरीद भी सकता है। अब मैंने कहा देश के अंदर क्या है, इन्फ्लेशन है, मतलब वही महंगाई है। क्यों? क्योंकि चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज्यादा है। ऐसे में आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, सरकार के बिहाफ पर जो सरकारी सिक्योरिटीज हैं उन्हें ओपन मार्केट में सेल कर देगा। ओपन मार्केट मतलब कमर्शियल बैंक्स आम जनता को सेल कर देगा। मान लो आम जनता को बेचा, आम जनता कमर्शियल बैंक्स के पास में क्या आया, कागज का टुकड़ा आया, तो ये लोग क्या करेंगे, आरबीआई को पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। चाहे आम जनता को बेचो, चाहे कमर्शियल बैंक्स को बेचो, इनके पास में कागज का टुकड़ा आया, ये लोग आरबीआई को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे अगर जनरल पब्लिक को पेमेंट करेगी, जनरल पब्लिक के पास में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, अपने आप जनरल पब्लिक जो है वो डिमांड कम करेगी, डिमांड कम करेगी तो जो चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो कम होने लगेगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? मान लो कमर्शियल बैंक्स को बेच रहे हैं तो वही कमर्शियल बैंक्स पेमेंट करेंगे, कमर्शियल बैंक्स के खुद के पास में पैसे की कमी, यानी कि कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, अपने आप देश में मनी सप्लाई कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे, चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो कम होने लगेंगी। समझ में आया? अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है ताकि लोगों के हाथ में पैसे की कमी आ जाए और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने बोला मान लो देश के अंदर क्या है, डिफ्लेशन है, देश के अंदर क्या है, डिफ्लेशन है, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं करे, चीजों की प्राइसेस गिरी हुई हैं। इसमें आरबीआई जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज, जो सरकारी सिक्योरिटीज है, उन्हें क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है कि हमें सरकारी सिक्योरिटीज बेच दो, हम आपको पैसा देंगे। तो ठीक है भैया, आरबीआई ने पैसा दिया, आरबीआई ने पेमेंट करी, तो लोगों को पैसे खरीदी है, लोगों के पास में पैसा आएगा, कमर्शियल बैंक से खरीदी है, कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसा आएगा, कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसा आएगा, कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी देश में, जनरल पब्लिक के पास में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोग डिमांड करेंगे, चीजों की प्राइसेस गिरी हुई थी वो उठने लगेगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। समझ में आया? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। कौन कर रहा है ये काम? बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन के टाइम पर सिक्योरिटीज को आरबीआई बेचता है, डिफ्लेशन के टाइम पर सिक्योरिटीज को क्या करता है, परचेज करता है। ठीक बात हो गई? समझ में आया? अगला आता है, देखो यहां पर लिखा हुआ है सेल ऑफ सिक्योरिटीज। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपकी आंसर राइटिंग की हेल्प हो जाए। अगर सिक्योरिटीज बेचेंगे, कमर्शियल बैंक्स को मान लो बेच रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स की कैश रिजर्व्स कम होंगे, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसों की कमी आई, उनकी क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम होगी, अपने आप देश में मनी सप्लाई कम होगी, पैसा कम है, लोग डिमांड कम करेंगे, चीजों की प्राइसेस गिरने लगेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल। और मान लो अगर परचेज करी जा रही है तो कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसा आएगा, क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई देश में बढ़ेगी, लोग डिमांड करने लगेंगे, प्राइसेस उठने लगेंगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम लोगों ने 4 देख लिए, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। 5वां आता है जिसके अंदर 2 हमारे पास में है, मतलब 5th 6th हो गया सीआरआर और एसएलआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रेशियो। इसे हम लोग वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड भी बोलते हैं। इसमें 2 आते हैं हमारे पास में, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो बहुत आराम से समझना,
हर कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स, मैम टोटल डिपॉजिट्स मतलब देखो हमारे सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, हमारे करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं, हम लोग बैंक में एफडी भी कराते हैं, आरडी भी कराते हैं। एफडी मतलब लमसम में आपने पैसा जमा करा दिया, मैच्योरिटी पर आपको एक साथ पैसा मिलेगा। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट्स, कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराते जा रहे हो, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, मैच्योरिटी पर आपको एक साथ सारा पैसा विद इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी की तरह है, एफडी में लमसम में एक साथ करा रहे हैं, आरडी में थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में करवा रहे हैं। सो बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो टाइम डिपॉजिट्स है, एफडी आरडी क्या है, टाइम डिपॉजिट्स है, टर्म डिपॉजिट्स है, इन टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने पापा आरबीआई के पास में रखवाना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आया? वहीं बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने ही पास में रखना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, जो कैश की फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो सकता है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो मैं क्या कहती हूं, हम लोग बैंक में जो सेविंग डिपॉजिट्स करवाते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं, उसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि ये वो पैसा है जिसे हम कभी भी चेक इशू करके या एटीएम्स के थ्रू निकलवा सकते हैं। और हम हमेशा नेट डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। नेट डिमांड डिपॉजिट्स में एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास में है, वो नहीं आता। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में जनता का पैसे के साथ में एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास में है, वो भी आता है। तो हमें ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेने, हमें नेट डिमांड डिपॉजिट्स लेने हैं, मतलब करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, प्लस एफडी आरडी हो गई, जिसे बोला जाता है टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट्स। तो ये जो दोनों ही पैसा है, ये बैंक की क्या है देखा जाए तो लाइबिलिटी है। ये बैंक की क्या है, लाइबिलिटी है, कि बैंक को हमें ये पैसा लौटाना ही पड़ेगा, कभी बैंक इस पैसे को हमें रिटर्न करने से मना नहीं कर सकता। तो इन्हें मैं इकट्ठा क्या बोल सकती हूँ, इन्हें मैं इकट्ठा बोल सकती हूँ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ये बैंक की क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है, मतलब बैंक के टोटल डिपॉजिट्स हैं। शॉर्ट में इसे एनडीटीएल भी बोला जाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल। सो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। बैंक को अपने एनडीटीएल यानी कि टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने पापा के पास में रखवाना पड़ता है, टू बी कैप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक इन अ फॉर्म ऑफ कैश। इसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। It refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept by commercial banks with the central bank in a form of cash. ये है कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आया? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल यानी कि टोटल डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स, जो कमर्शियल बैंक्स अपने ही पास में रखते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, गवर्नमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी हो सकता है। अनएनकम्बर्ड का मतलब क्या है, ऐसी सिक्योरिटीज जिन्हें आपने किसी और चीज के लिए पहले गिरवी नहीं रख रखा, ठीक है, और सरकारी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होनी चाहिए, दैट इज एसएलआर। सो सीआरआर एसएलआर दो चीजें इसके अंदर हमारे पास में है। अब देखो होता क्या है, इनका भी मैं काम समझा देती हूँ, एक साथ समझा देती हूँ। मैंने बोला देश के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई है। अगर देश में इन्फ्लेशन है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, इस सिचुएशन में आरबीआई सीआरआर और एसएलआर दोनों को क्या करता है, बढ़ाता है। आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंक्स को कि तुम मेरे पास में भी कैश रिजर्व ज्यादा रखवाओ, तुम अपने पास में भी रिजर्व के तौर पर पैसा ज्यादा रखो। अगर ऑब्वियस ही बात है कमर्शियल बैंक्स खुद के पास में और पापा के पास में रिजर्व्स ज्यादा रखवाएंगे, तो इनके खुद के पास में क्रेडिट क्रिएट करने के लिए पैसा कम बचेगा। क्रेडिट क्रिएट करने के लिए पैसा कम बचेगा। 10% रखवा रहे थे 20% रखवाने लग जाओ, तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स के पास में क्रेडिट क्रिएट करने के लिए पैसा कम बचेगा। कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम होगी, अपने आप देश में मनी सप्लाई कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो गिरने लगेंगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन में सीआरआर एसएलआर बढ़ा। वहीं मान लो देश के अंदर क्या चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, यानी कि चीज़ों की प्राइसेस गिर रही है। आरबीआई बोलेगा सीआरआर कम कर दो, मेरे पास में कम रखवाओ।
SLR भी कम कर दो, अपने पास में भी रिजर्व के तौर पर पैसा कम रखो। जनता को पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो अगर रिजर्व्स कम रखे जाएंगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास में क्रेडिट क्रिएट करने के लिए पैसा ज्यादा रहेगा, तो अपने आप कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोग डिमांड करेंगे, चीजों की प्राइसेस गिरी हुई थी वो उठने लगेंगी। समझ में आया? सो राइज इन CRR SLR एक साथ है। कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप मोर रिजर्व्स। अगर RBI CRR SLR बढ़ा देगा, कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व्स ज्यादा रखने पड़ेंगे। रिड्यूसेस क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो जो चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो गिरने लगेगी, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। वहीं RBI अगर CRR SLR कम कर देता है, कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व्स कम रखने पड़ेंगे, कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोग अपने आप क्या करने लगेंगे, डिमांड करने लगेंगे, चीजों की प्राइसेस गिरी हुई थी वो उठने लगेंगी एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल। क्लियर हो गया अच्छे से? ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बहुत आसान से है। देखो सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मैंने कहा आपको बैंक से लोन लेना है 1 लाख रुपए का, ये आपके लोन का अमाउंट है, तो बैंक बोलता है ना कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखवाओ, फ्री फोकट में तो आपको लोन नहीं देगा, आपसे कुछ बोलेगा कि भैया सिक्योरिटी गिरवी रखवा दो कुछ ना कुछ, जिसे हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी, कि आपको कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। बैंक ने बोला गिरवी रखो, और वो जो गिरवी रखवा रहे हो उसकी कीमत होनी चाहिए 1,20,000 रुपीज। कितनी कीमत होनी चाहिए? 1,20,000 रुपीज। तो ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20,000, दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज दिस? मार्जिन रिक्वायरमेंट। जितने का आप लोन ले रहे हो और जितने की आप सिक्योरिटी गिरवी रखवा रहे हो, दोनों का डिफरेंस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन। आप सिक्योरिटी रखवा रहे हो 1,20,000 की गिरवी बाय द बोरोवर एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड, और आपको लोन मिल रहा है 1 लाख रुपए का, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 20,000 इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर देश में इन्फ्लेशन है, RBI मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, बोल देगा 1 लाख का लोन चाहिए तो आपको 1,50,000 की सिक्योरिटी गिरवी रखवानी पड़ेगी, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट 20,000 से 50,000 हो गई। अब लोग देखेंगे यार 1 लाख के लोन के लिए 1,50,000 की सिक्योरिटी गिरवी रखवानी है, लोग इजीली लोन नहीं लेंगे। इट रिड्यूसेस बोरोइंग कैपेसिटी, कहीं ना कहीं देश में मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, लोग डिमांड कम करने लगेंगे, अपने आप चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो गिरने लगेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। समझ में आया? सारी चीजें इन्फ्लेशन में बढ़ रही हैं। डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज, कि 1 लाख का लोन चाहिए, एक काम करो 1,10,000 की सिक्योरिटी गिरवी रखवा दो, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट 20,000 से 10,000 पर आ गया, तो लोग एनकरेज होके लोन ले लेंगे, क्योंकि 1 लाख के लोन के लिए सिर्फ 1,10,000 की सिक्योरिटी आपको गिरवी रखवानी है। मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोग डिमांड करने लगेंगे, चीजों की प्राइसेस गिरी हुई थी वो उठने लगेगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। पहला क्लियर हो गया, आसान सा था। सेकेंड आता है हमारे पास में राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखो राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? कई बार RBI अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कोटास फिक्स कर देता है। कोटास का मतलब है लिमिट फिक्स कर देता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए आप इतना ही लोन दे सकते हो, इससे ज्यादा का लोन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल RBI ने कोटा फिक्स कर दिए कि एक्सपोर्ट्स के लिए आप जो है वो मिनिमम 1 CR तक का लोन दे सकते हो, इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते। इंपोर्ट करने के लिए, अगर गुड्स इंपोर्ट करने हैं उसके लिए आप सिर्फ मैक्सिमम जो है वो 50 लाख तक का लोन दे सकते हो, इससे ज्यादा का लोन नहीं दे सकते। तो RBI कई बार क्या करता है? कोटास फिक्स कर देता है अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास लिमिट्स for different business activities. RBI fixes credit quotas for different business activities and commercial banks cannot exceed the quota limit while granting loans. सीधी सी बात है, कमर्शियल बैंक्स को RBI की डायरेक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। सो इन्फ्लेशन अगर है, देश में महंगाई है, तो ऐसे में RBI क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस करता है। वो कोटास लिमिट लगा देता है कि इस बिजनेस एक्टिविटी के लिए आप इतना ही लोन दे सकते हो, इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी देश के अंदर महंगाई है। वहीं अगर डिफ्लेशन होता है तो RBI क्रेडिट राशनिंग विड्रॉ कर लेता है, यानी कि ये लिमिट्स हटा देता है, कोटास हटा देता है, बोलता है आप खुलकर लोन दो ताकि देश के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो, लोग डिमांड करें, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो। आसान सा है। थर्ड आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन कॉम्बिनेशन है परसुएशन का और प्रेशर का। RBI दोनों काम करता है। परसुएशन मतलब
कमर्शियल बैंक्स को प्यार से समझाता है, या फिर परसू का मतलब होता है मोटिवेट करता है, मतलब प्यार से समझाना, इन्फ्लुएंस करना। कुल मिला के वो कमर्शियल बैंक्स को इन्फ्लुएंस करता है कि भैया जैसे मैं चाहता हूं तुम्हें वैसे काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी डायरेक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। फिर भी अगर कमर्शियल बैंक्स नहीं मानते तो आरबीआई प्रेशर एक्सर्ट करता है, कोई लीगल एक्शन भी ले सकता है, उस कमर्शियल बैंक को बंद भी करवा सकता है। सो मॉरल सुएशन मतलब सिर्फ बोलने का काम है। ये परसुएशन होता है, इन्फ्लुएंस करता है कि भैया तुम डिजायर्ड मैनर में एक्ट करो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो, मेरी डायरेक्शंस फॉलो करो। नहीं तो पेटीएम के साथ में जैसा हुआ वैसा किसी भी बैंक के साथ में हो सकता है। नहीं मानते तो प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है, जैसा पेटीएम के साथ में हुआ कि भैया बैन ही कर दो। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन, इन्फ्लुएंस करना, प्यार से समझाना, एंड प्रेशर, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना, दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन अदर बैंक्स यानी कि कमर्शियल बैंक्स in order to get them act in a manner, ताकि वो ऐसे काम करें जैसे कमर्शियल बैंक्स चाहता है कि वो कमर्शियल बैंक्स की पॉलिसीज को फॉलो करें। मॉरल सुएशन इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशंस करता है, वो कमर्शियल बैंक से समझाता है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, वो लग रहा है कमर्शियल बैंक यहाँ पर कोई गलती कर रहे हैं, तो वो लेटर भी भेजेगा, स्पीचेस में भी बोलता है, बैंक्स को हिंट भी देता है कि हम आपका बैंक बंद करवा देंगे अगर आप हमारी डायरेक्शंस फॉलो नहीं करोगे। तो ये सिर्फ बोलने का काम है। सो इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि भैया लोन देने में थोड़े से रेस्ट्रिक्ट हो जाओ, स्ट्रिक्ट हो जाओ, इजीली लोन मत दो क्योंकि लोगों के पास में ऑलरेडी बहुत पैसा है। डिफ्लेशन में आरबीआई बोलता है कि आप लिबरल यानी कि फ्री होके लोन दे सकते हो, पैसा लैंड कर सकते हो क्योंकि देश में मनी सप्लाई कम है। समझ में आ गया होगा। लास्ट आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब आरबीआई क्या करता है, किसी कोई पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी है जिसको बढ़ाना चाहता है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जिसको वो बढ़ाना चाहता है, उसके लिए बोलता है इसे तो इजीली लोन दे दो। जैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इसके लिए इजीली लोन दे दो। स्टार्टअप्स को बढ़ाना है, इजीली लोन दे दो। कोई डिजिटल काम है, डिजिटल इंडिया हमारा प्रोग्राम है, उसके लिए इजीली लोन दे दो। फार्मर्स को इजीली लोन दे दो। और कुछ बिजनेस एक्टिविटीज जो आरबीआई को लगता है ठीक नहीं है, उनके लिए वो लोन देने पे थोड़ा सा नाटक करता है। जैसे इंपोर्ट्स अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमारे डोमेस्टिक गुड्स को कौन खरीदेगा, तो इंपोर्ट्स पर बोलता है यार इंपोर्ट्स के लिए लोन कम दो। सो ये आरबीआई की डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव वाली पॉलिसी है। डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव वाली पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक इन विच आरबीआई गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक, जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन दे रहा है टू गिव और नॉट गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस टू पर्टिकुलर सेक्टर, जिसमें वो बोलता है इस सेक्टर को आप लोन दे सकते हो इजीली, इस सेक्टर को आपको इजीली लोन नहीं देना। फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर्स में बी एनकरेज्ड। कुछ प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स है जैसे एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, डिजिटल प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ हैं, या फिर स्टार्टअप्स वगैरह हैं, इंडिया में कोई चीजें बन रही हैं उनका बढ़ावा करना है, उनके लिए इजीली लोन दे दो। फार्मिंग के लिए इजीली लोन दे दो। तो ये तो पॉजिटिव एप्लीकेशन है। कुछ चीजों के लिए सेंट्रल बैंक बोलता है कि भैया इन सेक्टर्स को आप इजीली लोन नहीं दोगे। जैसे इंपोर्ट्स के लिए इजीली लोन आप इंपोर्ट्स के लिए इजीली लोन मत दो। तो दिस इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, कि बोल रहा है इन सेक्टर्स को इजीली लोन दे दो, इन सेक्टर्स को आप लोन देने में स्ट्रिक्ट हो जाओ, आनाकानी करो। ये हो गए हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी। पूरा चैप्टर समाप्त। लास्ट आता है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स में डिफरेंस। देखो मीनिंग की बात करें, सेंट्रल बैंक पापा बैंक है, एपेक्स बैंक है, जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल, रेगुलेट करता है, डायरेक्शन देता है। कमर्शियल बैंक सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आम जनता के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और आम जनता को लोन देता है। स्टेटस, सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक है, कमर्शियल बैंक सिर्फ एक यूनिट है बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग स्ट्रक्चर की सिर्फ एक यूनिट है जो सेंट्रल बैंक के अंडर काम करती है। इट इज अ यूनिट in the banking structure of the country and operates under the control of central bank. So central bank is पापा, उसके अंडर commercial banks काम करते हैं। Ownership, सेंट्रल बैंक किसका है, ओन्ड एंड गवर्नड बाय गवर्नमेंट, सरकार का है। कमर्शियल बैंक सरकार के भी हो सकते हैं जैसे एसबीआई है, जैसे पीएनबी है, और कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट भी होते हैं जैसे हमारा एयू बैंक वगैरह है, ये प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी है, प्राइवेट बैंक है, इस तरह से। उसके अलावा हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है, सेंट्रल बैंक, आरबीआई का काम पैसा कमाना नहीं है, आरबीआई का काम है सोशल वेलफेयर, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल वगैरह करना, सारी चीजें। इसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है। कमर्शियल बैंक्स का मेन मकसद पैसा कमाना है। सेंट्रल बैंक करेंसी इशू कर सकता है, सारे नोट्स इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। कमर्शियल बैंक्स के पास में करेंसी इशू करने का काम नहीं है, ये पैसे से पैसा बनाते हैं, दैट इज बैंक मनी।
पब्लिक डीलिंग, सेंट्रल बैंक जो है वो पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करता, वो सरकार का बैंक है, वो कमर्शियल बैंक्स का बैंक है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली किससे डील करते हैं? पब्लिक से डील करते हैं। नंबर ऑफ बैंक, हमारे देश में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे होते हैं। चमक गया? चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। 4 होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट्स में करने हैं। पहला और बहुत ही ट्रिकी सा लेकिन इजी क्वेश्चन है, वाई बैंक रेट इज जनरली हायर देन रेपो रेट? नॉर्मली रेपो रेट कम होती है, बैंक रेट ज्यादा होती है, वाई? सोच समझ के बताना। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हो, वाई बैंक रेट इज हायर देन द रेपो रेट। और अगर लग रहा है लेक्चर अच्छा था, मैम ने वन शॉट में पूरा चैप्टर कवर कराया ना, तो प्लीज इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? इनमें से किसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी? इंक्रीजिंग द रेपो रेट, डिक्रीजिंग द बैंक रेट, इंक्रीजिंग द रिवर्स रेपो रेट, सेलिंग बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। थर्ड है, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डैश विद द इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड या फिर नन ऑफ दीज। और लास्ट है, बैंक मनी इज दैट मनी विच इज printed by RBI, printed by the government, generated in the form of credit creation, none of these। तो बेटा जी ये चैप्टर हम लोगों ने समाप्त करा और मैक्रो की यूनिट 1 और यूनिट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब यूनिट 3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंडियन इको करेंगे। मैं आपको इंडियन इको का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 करवाऊंगी, देन वी विल अगेन कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज बोल रही हूँ, हर लेक्चर में बोलती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डू इंडियन इको का चैप्टर नंबर 1। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।